पंजाब 1984। किसी को पकड़ के मार देना ये तो जंगल का राज हो गया। संत भिंडरावाले ने तो कभी खालिस्तान मांगा ही नहीं था। हमारे 4 वकील मार दिए पंजाब पुलिस ने उठा के। सच का तो काम ही नहीं है ना पॉलिटिक्स में। 84, 85 के बाद कभी बातचीत हुई नहीं है। मारो 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 मारो, ये जा रहा सरदार, ये जा रहा सरदार, सरदार को मारो, ऐसे नारे लगे। ये सब शुरू कहाँ से हुआ? पंजाब में दौर चल रहा था, लोगों को उठा उठा के मार रहे थे, तो लोग हमारे पास रोते आते थे कि मेरा बच्चा गुम है जी, उसको ढूंढो। क्रिमेशन ग्राउंड पे जाके देखिए भी ये क्या डाटा लिखते हैं। पुलिस वाले आके लाश दे जाते थे। सतलुज मूवी के ऊपर कई बारी बैन लग चुका है। जसवंत सिंह कालरा जी का केस इतना हिस्टोरिक क्यों माना जाता है? जसवंत सिंह खालड़ा जैसा काम तो कईयों ने किया है। एक टीम वर्क था जिन्होंने डॉक्यूमेंटेशन की। उनमें कुछ वकील भी थे जो पूरे पंजाब में जो वकील जो 84 से 94 तक ह्यूमन राइट वायलेशन के केसेस को टेक अप करते रहे, वो अराउंड 30 थे। केपीएस गिल, आपको क्या लगता है उन्होंने ठीक किया पूरे दौर में? किसी को पकड़ के मार देना ये तो जंगल का राज हो गया। ये जो तरीका अपनाया वो काउंटर प्रोडक्टिव रहा, तभी तो अब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। और आपका अपना सर्कुलर है, मिलिटेंट्स को मारने में स्टेट की मदद करेगा, उसको हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रमोशन देंगे, उसको रिवॉर्ड मनी देंगे। तो यू आर गिविंग एन इंसेंटिव टू पीपल टू एक्ट एक्स्ट्रा जुडिशियली। सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन थी भी आप जो भी करो, जैसे मर्जी ह्यूमन राइट वायलेशन करो, हम आपको नहीं पूछेंगे। जसवंत सिंह कालरा जी के साथ ऐसा क्यों हुआ? दिन दहाड़े किडनैप कर लिया उनको। जसवंत सिंह खालड़ा इसी घर में 1 हफ्ता पहले आया जी। हमने उसको कहा भी सिक्योरिटी लगवा लो, उसने कहा नहीं मैं सिक्योरिटी नहीं लगवाना चाहता। वो डरता कहाँ था वो। इस केस में कई लोगों ने जान गंवाई अपनी। हमारे 4 वकील मार दिए पंजाब पुलिस ने उठा के। कदम मारने के लिए अगवा किया था। मारने के लिए अगवा किया था भी, ताकि ये जो हमारे खिलाफ फाइलें बना रहा है वो रुक जाए। पॉलिटिशियंस उसका साथ दे रहे हैं। जब इलेक्शन कोई होती है तब उसको पेरोल दिला देते हैं और लोगों को आके वो कहता है कि मुझे वोट डालो। अब जैसे वो पॉलिटिशियंस हैं उनके जैसे वोटर है, वोटर देखें ऐसे पॉलिटिशियंस को आपने वोट डालनी कि नहीं डालनी। 1980s और 1990s के दौर में पंजाब की सबसे बड़ी गलती क्या रही? पंजाब एक सेंसिटिव स्टेट है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कभी सेंसिटिवली लिया नहीं है। इज्जत मान से तो आप पंजाब को अपने साथ मिला सकते हो, धमका के कोई नहीं मिला सकता। हमने इस देश के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं। When the army went into the Golden Temple complex, they were given strict orders to avoid damaging the 2 most sacred buildings. हेलो सर। हेलो जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। सर, आपको लोग सीनियर लॉयर के रूप में जानते हैं। अगर लॉयर का पद हटा दिया जाए, नव किरण सिंह कौन है, तो आप क्या कहेंगे उसके बारे में? अगर मैं वकील ना होता तो क्या होता, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं है। तो मेरे फादर भी लॉयर थे, तो उनको देख के मैंने भी वकील बनने के लिए सोचा। क्योंकि मैं एज ए लॉयर जो मैंने ज़िंदगी में किया है, तो मैं समझता हूँ कि समाज की बहुत बड़ी सेवा है। मैं अपने आप को कभी भी कमर्शियल लॉयर्स में नहीं गिनता। तो मैं समझता हूँ कि अगर मैं इस पेशे में ना होता तो शायद मैं ज़िंदगी में संतुष्ट भी ना होता। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि मेरी खुशकिस्मती है कि मैं वकील हूँ। मैं एक वकील को बड़ा पावरफुल समझता हूँ। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो मैं ज़िंदगी में कर सका, अगर मैं वकील ना होता तो शायद मैं ना कर सकता। और मुझे कभी ख्याल भी नहीं आया अगर मैं वकील ना होता तो क्या करता। जैसे हम सभी जानते हैं, सतलुज मूवी के ऊपर कई बारी बैन लग चुका है। पहले उसको 95 पंजाब 95 का नाम दिया गया था, देन उसको चेंज करके सतलुज का नाम दिया गया है। Z5 से भी रिमूव कर दी गई है 24 घंटे के अंदर अंदर। तो मेरा सवाल है कि जसवंत सिंह कालरा जी का केस इतना हिस्टोरिक क्यों माना जाता है? ऐसे है कि जसवंत सिंह खालड़ा जैसा काम तो कईयों ने किया है पंजाब में। तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये एक टीम वर्क था जिसमें 4-5 लोगों का नाम लेना बहुत ज़रूरी है।
एक तो जसपाल सिंह ढिल्लों हैं इनके जो चेयरमैन थे ग्रुप के, और जनरल सेक्रेटरी जसवंत सिंह खालड़ा थे। फिर अमरीक सिंह मुक्सर था, एक एक्टिविस्ट जिन्होंने डॉक्यूमेंटेशन की। उनमें कुछ वकील भी थे, एक मैं था, तो एक हरशिंदर सिंह एडवोकेट भी था, वो पहले मेरे साथ काम करता था, फिर डॉक्यूमेंटेशन में उसने बड़ा काम किया। और ब्रिजेंद्र सिंह सोडी एडवोकेट हैं पटियाला से, जिन्होंने खालड़ा का केस लड़ा। इट्स ऑल अ टीम वर्क। सो ये तो मैंने आपको 4-5 लोगों के नाम बताए हैं, वरना अदरवाइज जो पूरे पंजाब में जो वकील जो 84 से 94 तक ह्यूमन राइट वायलेशन के केसेस को टेक अप करते रहे, वो अराउंड 30 थे। ओके। हर डिस्ट्रिक्ट में एक दो वकील थे जिन्होंने लोगों की फ्री सेवा की। ओके। तो जैसे खालड़ा जी का जो केस है, इंडिया के ह्यूमन राइट्स ज्यूरिस्प्रूडेंस को किस तरीके से इन्फ्लुएंस किया है? नहीं, इन्फ्लुएंस तो पता नहीं इसने किया है या नहीं किया, लेकिन कम से कम पंजाब के लिए ये बहुत बड़ा काम था। ज्यूरिस्प्रूडेंस में इसलिए इस तरीके से भी किया है कि उनके केस ने जो इंडिया का न्याय सिस्टम है, जो लीगल सिस्टम है, उसका खोखलापन भी सामने लाया। जब हम लड़े उनके लिए, तो कैसे जजेस का रवैया रहा है और किस तरीके से लोगों ने, ताकि ये चीज़ें हाईलाइट ना हो, न्याय ना मिले, कैसे हमें रोका। और जसवंत सिंह खालड़ा के उठाए जाने के बाद जब हाई कोर्ट में पिटीशन, उनकी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली गई, तो कैसे जजेस रिलक्टेंट थे सीबीआई इंक्वायरी मार्क करने के लिए। फिर सीबीआई इंक्वायरी मार्क हो गई, चलो। फिर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में उन्होंने केस भेज दिया कि जो डेटा जसवंत सिंह खालड़ा ने इकट्ठा किया है, उसकी जो इंक्वायरी करने के लिए वो उन्होंने भेज दिया। तो हमने जब उनको कहा कि आप तो ये लोगों की डेड बॉडी जो अनक्लेम्ड है, उनके बारे में आप इंक्वायरी करने को तैयार हो, लेकिन ये जिंदा लोग लाश कैसे बने उसकी भी इंक्वायरी करो, उन्होंने ना कर दी। तो मैं समझता हूँ ये भी एक अदालतों का खोखलापन है कि वो उस बात को इंक्वायरी करने को तैयार नहीं थे। तो हर आदमी का रवैया यही था, भी ये तो हो गया, आप इसको भूल जाओ, आप इसको क्यों कुरेद रहे हो। अब भी लोग यही कह रहे हैं। जो अब लोग बोल रहे हैं, कुछ तो कह रहे हैं कि हिंदुओं के साथ भी हुआ। हम मानते हैं भी हिंदुओं के साथ भी हुआ है, उनकी लिस्ट में भी हिंदू हैं। जो खालड़ा ने लिस्ट तैयार की अनक्लेम्ड डेड बॉडीज की तरह जिनको जला दिया गया, उनमें हिंदू भी हैं। हमने उनके परिवारों को भी कंपनसेशन दिवाया है। हम जो है बीइंग अ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, हम किसी का पक्षपात नहीं करते और हमने सबकी बात की है। और अगर सरकार ये कहती है, अब बयान आ रहे हैं सोशल मीडिया भी, 25,000 की लिस्ट कहाँ है। अरे भाई, हमने तो आपके आगे सिर्फ 2100 आदमियों की लिस्ट रखी थी। खालड़ा के जाने के बाद हमने इंक्वायरीज की और पूरे पंजाब में से 16-17 हज़ार डेटा इकट्ठा किया, जो एक्टिविस्ट कहते हैं। तो आप इंक्वायरी बिठा दो। आपको किसने कहा इंक्वायरी ना बिठाओ? आप ट्रुथ कमीशन बिठाओ। पंजाब उस दौर में से क्यों गया, उसके क्या कारण थे, क्या क्या यहाँ पे इंसानी जानें गई और उनके क्या कारण थे, उस सब का डेटा सरकार को इकट्ठा करना चाहिए। ये हमारा काम थोड़ा था। ये सब शुरू कहाँ से हुआ? शुरू ऐसे ही, जो क्योंकि पंजाब में दौर चल रहा था, लोगों को उठा उठा के मार रहे थे, तो लोग हमारे पास रोते आते थे कि मेरा बच्चा गुम है जी, उसको ढूंढो। तो इनको ध्यान आया भी उनके घर के पास जो थी क्रिमेशन ग्राउंड, भी जाके देखे भी ये क्या डाटा लिखते हैं। तो उनमें वो पुलिस वाले आके लाश दे जाते थे, तो एंट्री कर जाते थे, और उसकी अगेंस्ट जो लकड़ी थी वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के रिकॉर्ड में से आती थी, पैसे ऐसे आती थी, तो उसलिए रिकॉर्ड मेंटेन होता था। वहाँ से बातचीत शुरू हुई, तो हमने वो रजिस्टर इकट्ठे करने शुरू किए। तो क्या ये सब कुछ जो एंटी सिख राइट्स जब हुए थे 1984 में, तो क्या ये दौर वहाँ से स्टार्ट हुआ? देखो, पंजाब में तो ये दौर शुरू हुआ, ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ जी। दरबार साहब के ऊपर हमला किया,
जी टैंकों के साथ किया। जी जो सिख महसूस करते हैं भी टैंकों की जरूरत नहीं थी। पहली बात तो ये है कि दरबार साहब में ऐसी स्थिति बनी क्यों, हम्म और ये भी लोग कहते हैं कि उस स्थिति को बनाया गया, हम्म परमिट किया, हम्म ताकि वहां पे इतने आर्म्स पाइल हो जाएं कि कल को इंदिरा गांधी को वहां पर जाके क्लेम करना पे जी मैं ही हूँ इस देश को बचाने वाली। पंजाब के लोगों को ये मालूम है क्योंकि आर्म्स कैसे ऐसे पहुंच जा सकते हैं दरबार साहब में, और सीआरपीएफ का पहरा है चारों तरफ। सो आर्म्स आर बीइंग परमिटेड टू पाइल अप ओवर देयर। तो जब अंदर मोर्चे लग गए तब आप बहाना ढूंढ रहे थे कैसे जाए। फिर आप दिन कौन सा चुनते हो, जिस दिन गुरपुरब है तो आम लोग आए हुए हैं, आप आगे पीछे कर सकते थे। फिर आप उसको कट ऑफ कर सकते थे, इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ कर देते, वाटर कनेक्शन कट ऑफ कर देते। लेकिन इंदिरा गांधी ये शो करना चाहती थी भी मैं ही हूं जो इस देश को बचा सकती हूँ। सो आम सिख ये मानता है कि ये जो इन्होंने किया ये जानबूझ के किया। तो उससे जो है सिख का वो नर्व सेंटर था अकाल तख्त और दरबार साहब, जब उस पे टैंकों के गोले चले तो हर सिख आहत था। और फिर उसके बाद जो है करने वाले भी सिख ही थे पुलिस में। हाँ वो नहीं, वो तो मिक्स थे क्योंकि आर्मी में सारे सिख तो नहीं थे, लेकिन लाइट सिख इन्वेंट्री भी थी। सो सारे आर्मी का लेवल, और सीआरपीएफ में भी सिख भी थे, हरियाणा के भी लोग थे, तो और स्टेट्स के और भी। डीजीपी कौन थे उस टाइम पे? डीजीपी 84 में मुझे याद नहीं कौन था। सो बात ये है कि कैसे इस पोजीशन पे लाया गया उस मोड़ को कि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं, और क्या और रास्ता था इस पे भी कोई बातें नहीं होती। तो उसके साथ जो है जो सिख यूथ था 84 जून 84 के बाद उनको जो है हंट करना शुरू कर दिया। सो कोई भी यंग बच्चा था जो जिसकी ओपन बियर्ड होती थी और अमृतधारी था उसको पकड़ के वो ले जाते थे। तो वो जो बच्चे थे वो क्योंकि बॉर्डर पे कोई बावड़वाया नहीं थी पाकिस्तान इंडिया में, सो लोग बच्चे वहां जाने शुरू कर दिए। और पाकिस्तान तो वेट कर रहा था कि हमने बांग्लादेश का बदला लेना है और इंडिया को कमजोर करना है। तो सिख बच्चों को ट्रेनिंग देनी उन्होंने शुरू कर दी। तो ऐसे ही ये मसला शुरू हुआ, ऐसे ही खालिस्तान का मसला भी शुरू हुआ। खालिस्तान की भी जो है डिमांड है, अगर आपने थोड़ी बहुत ही हिस्ट्री पढ़ी होगी, संत भिंडरावाले ने तो कभी खालिस्तान मांगा ही नहीं था। जनरल सिंह भिंडरावाले उन्होंने तो कभी खालिस्तान मांगा नहीं था। लेकिन उनको यही बोला गया। हाँ बोला यही गया, उनको नाम दिया गया। सुब्रमण्यम स्वामी की भी जो इंटरव्यू है वो भी कहता है उन्होंने तो वो तो संत आदमी थे, जो जाके उनको लोग मिले, मैं तो नहीं मिला, वो तो यही कहते वो संत आदमी थे। सो कहने का मतलब ऐसे है कि एक षड्यंत्र रचा गया पंजाब के साथ कि किसी ना किसी तरीके से पंजाब को कमजोर किया जाए और अकालियों को कमजोर किया जाए। और ये षड्यंत्र ज्यादा जो कांग्रेस का था, भी अकाली इसको वीक करके हम पावर में आए, कांग्रेस पावर में आए। सो ऐसे ही वो चलता रहा। फिर लेकिन उस टाइम पे सरकार तो कांग्रेस की ना उनकी तो थी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में जो थी वो डगमगा रही थी। सो इंदिरा गांधी वांटेड टू शो टू द इंडिया कि मैं माँ दुर्गा हूँ और मैं आपको और इस देश को बचाऊंगी, है ना। तो जैसे हुक्मरान करते हैं। और फिर उसके बाद जो नवंबर 84 हो गया है, इंदिरा गांधी को मार दिया, क्योंकि सिखों की हिस्ट्री है, सिख तो कभी किसी को छोड़ते नहीं है। जो भी उनके धार्मिक स्थान को तबाह करता है या उनके धर्म को, वैसे तो सिख धर्म बना ही हिंदू धर्म को बचाने के लिए था, हिंदू धर्म से बचाने के लिए था, या मुसलमानों का जो अत्याचार थे हिंदुओं के ऊपर, तो उसका मुकाबला करने के लिए सिख धर्म आया। हमारे तो सारे जो गुरु हैं वो मुगलों के टाइम साइमल्टेनियसली चले हैं और उन्होंने कुर्बानियां दी हैं। तो सिखों में क्योंकि ये बात थी कि जो गुरुओं ने सिखाया कि जुल्म के खिलाफ लड़ना जरूरी है, और जुल्म करने वाला और जुल्म को देख के चुप रहने वाला भी इक्वली दोषी है। तो सिखों में वो अपने आप वो जीन मेकओवर हो गया कि जहां भी किससे ज्यादती होती है सिख खड़े हो जाते हैं जी। ऐसा समझते हैं, हमारे में भावना है ये।
तो तभी जो है पंजाब हमेशा अलग रहा है। और पंजाब हमेशा टारगेट पे रहा है। टारगेट पे इसीलिए रहा है क्योंकि जो ये लोग जो है सच को सच कहने की जरूरत रखते हैं और दलेर लोग हैं इस इलाके के लोग, तो उसके कारण जो है हमारा जो सच्चापन है, और हम दोगले नहीं है, जो दिल में है वही मुंह में कह देते हैं, औरों की तरह हम नहीं करते। सो पंजाब का ये कल्चर रहा है, ये सारा चलो दिल्ली तक पंजाब ही था ये, है ना, इवन हरियाणा भी पंजाब का हिस्सा रहा है, तो ये सारा एरिया ऐसा ही था। और जब बाहर से धाड़वी आते थे तो सबसे पहले हम मुकाबला करते थे, इसलिए हमारे जेनेटिकली हम स्ट्रांग हो गए और ब्रेव हो गए जी। तो इन बातों से फिर वो जो कौम के गुण होते हैं ना वो अवगुण भी बन जाते हैं। बिल्कुल। सो अगर हमारे पास दिलेरी है, हमारे पास सच्चाई है, तो लोगों के नजरों में हम अच्छे लोग नहीं है क्योंकि हम झुकते नहीं है। ये प्रॉब्लम हो गई सिखों के साथ। खालड़ा जी के केस के बाद अकाउंटेबिलिटी किस हद तक बदली? नहीं, अकाउंटेबिलिटी ऐसे है कि खालड़ा ने जब 95 में अपनी जान दी तब तक तो जो मिलिटेंसी खत्म हो चुकी थी पंजाब में। 93 के बाद कोई फॉल्स इनकाउंटर नहीं है। तो 95 में जो ये खालड़ा जी का इंसिडेंट हुआ तब तक किलिंग सारी बंद हो चुकी थी, लेकिन वो डॉक्यूमेंटेशन कर रहे थे तो उनको रोका गया। अब वो डॉक्यूमेंटेशन उनके जाने के बाद तो रुकी नहीं, हमने आगे चलाई, हमने कई कमीशन बनाए। हाँ, एक कमीशन भी बनी थी रिटायर्ड जजेस के साथ मिलके, इसमें आप पीपल्स कमीशन हमने पंजाब में बनाई थी जिसके जस्टिस कुलदीप सिंह हेड थे जी, और जस्टिस तवातिया थे जी, हरियाणा से रिटायर हुए, उस वक्त प्रैक्टिस करते थे दिल्ली में। एक जस्टिस जसपाल सिंह थे, तो एक और भी जज थे मेरे ख्याल शायद मुंबई के। सो हमने कई कोशिशें की और उसमें हमने डेटा इकट्ठे किए। तो रिपोर्ट क्या निकल कर आई? रिपोर्ट निकल के यही आई कि टाइम टू टाइम 2-3 रिपोर्टें आई हैं। तो वो टाइम टू टाइम जो रिपोर्टें निकलती रही उससे ये निकला कि हमने पूरे पंजाब में से डेटा इकट्ठा किया भी कितने लोग गुम हैं। ठीक है, और वो गुम होने का डेटा अप्रॉक्सीमेटली 16-17 हजार लोग जो डेटा इकट्ठा हुआ है वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस के पास है, उनकी रिपोर्ट भी छपी है। एक स्मोल्डरिंग एम्बर्स नाम की बुक है, वो वॉइसेस फॉर फ्रीडम ने छापी थी। सो वो काम चलता रहा, काम बंद नहीं हुआ, लेकिन रिसोर्सेज नहीं होते। एक इंडिविजुअल जो है जिनके पास अगर फंडिंग ना हो तो वो कैसे काम करते हैं जो गवर्नमेंट लेवल पे। तभी हम कहते हैं भी इस पे एक ट्रुथ कमीशन बना दो। हिंदुओं के साथ क्या जाति की मिलिटेंट्स ने, उसकी भी रिपोर्ट आ जाए, और सिखों के साथ क्या की सरकार ने, उसकी भी रिपोर्ट आ जाए। तो ये सारी डिमांडें सीएम से कर रहे थे आप? नहीं, सीएम से क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी कर लेते हैं। आप ही शर्माते हो सच को सामने लाने के लिए, हमें तो कोई मुश्किल नहीं है। हम तो कहते हैं हिंदुओं के साथ भी जाति हुई है, होती है और हुई है। जिस लार्ज स्केल पे आप कह रहे हो वो नहीं है, क्योंकि पंजाब में कोई भी हिंदू सिख दंगे नहीं हुए कभी। ना 84 में हुए, ना उससे पहले हुए, ना अब हुए। दंगे किससे हुए? सरकार के साथ? नहीं, सिस्टम के साथ? हिंदू सिख के बीच में नहीं हुए, कभी नहीं हुआ। और हिंदू सिख का जो प्यार और एकता पंजाब में है वो किसी भी एरिया में नहीं है, जो कि अच्छी बात है, वही मैं कह रहा हूँ। तो पॉलिटिकल षड्यंत्र के बावजूद भी यहाँ पे हिंदू सिख में कोई फ्रिक्शन नहीं है। आप फ्रिंज एलिमेंट छोड़ दो, सिखों में भी है, हिंदुओं में भी है, जो सोशल मीडिया पे जो बोलते रहेंगे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, वो तो माइनस्क्यूल है। जो आम हिंदू है और आम सिख है वो तो बहुत भाईचारा है उनमें। तो उस टाइम पे सीएम बीनत सिंह थे, हाँ, तो उन्होंने क्या रिस्पांस दिया जो आपने रिपोर्ट उनको सबमिट करी है, उनसे इन्वेस्टिगेशन की? हमने वेरियस चीफ मिनिस्टर्स को जाके अपनी रिपोर्ट्स दी है और लोगों के बारे में जो गुम है उनके बारे में बातचीत करी, लेकिन कोई भी नहीं करना चाहता। उसका कारण ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन थी भी आप जो भी करो, जैसे मर्जी ह्यूमन राइट वायलेशन करो, हम आपको नहीं पूछेंगे, और आप जितने भी लोग मारने मारी जाओ, और हम आपको ऊपर केस नहीं चलाएंगे। बट केस तो अदालतों ने चलाने थे, है ना। हमने जब डेटा इकट्ठा किया, सबूत हम केसों में पेश कर सके। अब अराउंड 250 पुलिसमैन हैव बीन कन्विक्टेड फॉर कस्टोडियल डेथ्स। तो कुछ केसों में हमें कामयाबी मिल गई,
कुछ लोग आए नहीं, कुछ लोगों के पास सबूत नहीं थे। कालरा जी के केस में मेरे ख्याल से 6 लोगों को सजा हुई जी, सजा हुई, उम्र कैद हुई है। सुनने में ये आता है कि वो पैरोल पे बाहर आ जाते हैं। नहीं, पैरोल तो चलो एक पैरोल जो है ना जी, पैरोल तो इंडियन लॉ में हर एक्यूज को साल में 2 बारी मिलती है। किसी भी इंसान को जिसने क्राइम किया हो। हाँ, हर क्रिमिनल को पर मिलती ये है। गलत नहीं है। नहीं, गलत नहीं है, ये भी हमने स्टडी किया है। ऐसे है कि हमारा जो सिस्टम है वो रेफॉर्मेटरी सिस्टम है। हम जेलों के बाहर भी अगर आप देखोगे वहाँ पे सुधार घर लिखा हुआ है। सो जो लोग क्राइम करते हैं वो हमारे कंट्री में जो सीरियल किलर्स भी नहीं है ना सीरियल मर्डरर्स हैं, सिंगल टाइम फर्स्ट ऑफेंडर्स ज्यादा है। अगर आप 100 आदमी जेल में गए तो उनमें 99% लोग ऐसे होंगे या 98% लोग ऐसे होंगे जो पहली बार ही क्राइम किया है। ठीक है जी, अगर आप स्टडी करोगे। और हमने एक स्टडी भी की कि जो जिन लोगों को आप पैरोल देते हो साल में 2 बारी, उनमें से कितने लोग हैं जो भाग जाते हैं। तो 0.2% लोग थे जो भाग जाते हैं, अदरवाइज एवरीबॉडी कम्स बैक टू द जेल। क्योंकि हमारा सोशल सेटअप इतना है कि लोग अपने परिवार से टूट के नहीं रह सकते। हमारा वेस्टर्न कल्चर नहीं है। मतलब किसी ने किसी और का परिवार खत्म कर दिया है। हाँ, और अब वो अपने परिवार के पैरोल पे बाहर आ जाता है। बिल्कुल आ जाता है। उसको राइट दी गई है, उसको एक मौका दिया गया अभी वो अपने आप को सुधार ले। ये कानून है। कितने % लोग सुधर जाते हैं? नहीं, वो तो आपको मैं बता रहा हूँ कि जब रिपीटेटिव क्राइम ही नहीं है तो सुधरे ही हैं लोग। मैं गैंगस्टर्स की बात नहीं कर रहा, है ना, ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स की बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल क्रिमिनल्स की बात कर रहा हूँ। जब गांव में कोई कत्ल होता है हीट ऑफ द मोमेंट या कोई बदले की भावना से, तो कितने आगे आप भी गांव से आए हो, है ना, तो कितने ऐसे जो पीढ़ी दर पीढ़ी कत्ल होते रहते हैं। बहुत कम केसेस होते हैं। नॉर्मल तो ऐसे ही है, किसी ने पानी ना देने दिया, लड़ पड़े, सिर पे कस्सी मारी, वो मर गया। ठीक है जी। या किसी ने किसी की बेटी के ऊपर आंख रखी, तब उसने मार दिया। लेकिन वो आगे जो है क्राइम्स बहुत कम रिपीट करता है। सो जो स्टडी है वो यही कहती है कि most of the people, maximum number of the people don't repeat the crimes. So Indian system is working very well. So people are being given paroles every year, twice a year, and they go for parole and they come back after parole. अगर आप हमारा जो सिस्टम इंडियन सिस्टम है, अगर आप उन लोगों को अपने घर से तोड़ दोगे, अपने दोस्तों से तोड़ दोगे, तो क्रिमिनल बन जाएगा। अभी वो बना नहीं है। ठीक है। सो हमारा ये सिस्टम ठीक चल रहा है। जिसने भी ये सिस्टम बनाया वो बिल्कुल ठीक चल रहा है मेरे मुताबिक, मेरी स्टडी के मुताबिक। जब पंजाब में जो दंगे हो रहे थे 84 to 90s की बात करूं, 80s एंड 90s की, तो उसमें डीजीपी थे केपीएस गिल। दंगे नहीं हो रहे थे यहाँ पर दंगे नहीं हुए, किलिंग हो रही थी, किलिंग्स हो रही थी। मिलिटेंट्स बोल करके उनको उठा लिया गया। तो उस टाइम पे डीजीपी थे केपीएस गिल। तो आपको क्या लगता है उन्होंने ठीक किया पूरे दौर में? नहीं, ऐसे था कि देखो, अगर आप चाहते हो भी किसी प्रॉब्लम को अपने जड़ से खत्म करना है तो आपको तरीके वही अख्तियार करने पड़ेंगे जो कानून की नज़र में ठीक हो। तो मेरे हिसाब से सपोज किसी ने क्राइम किया है तो कानून आपका एम्पावर्ड है कि उसको सजा दे, चाहे फांसी दे। लेकिन अगर आप उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली किल कर लोगे, एक्स्ट्रा जुडिशरी किल कर लोगे, तो उस किलिंग के साथ जो लोग देश से बागी हुए या जो किसी भी तरह बागी है ना, एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, डिसेंटर्स है, उनको एक मौका मिल जाता है भी देखो ये स्टेट जो है ये लोगों के साथ ज्यादती कर रही है। तो जो वायलेंस है स्टेट की तरफ से वो काउंटर प्रोडक्टिव है, वो और वायलेंस ब्रीड करती है लोगों के मन में। सो मेरे हिसाब से स्टेट शुड नेवर बी वर्किंग एक्स्ट्रा जुडिशली, दे शुड बी ऑल वर्किंग विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो लोग बंदूक उठाए हुए हैं, जो बागी हैं, उनके लिए तो कॉन्स्टिट्यूशन को है ही नहीं, वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को मानते नहीं है, या कहते हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे साथ जो इंसाफ नहीं किया। लेकिन स्टेट को जो है, स्टेट को ऐसी बात करनी चाहिए जो लोगों को ठीक लगे, जो विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क आती है।
कि उनको कॉन्स्टिट्यूशनली डील करना चाहिए था, उनके ऊपर केस चलाने चाहिए थे, उनको, उन लोगों को अगर आप सजा दे सकते हो, उम्र कैद कर सकते हो, फांसी दे सकते हो, जो भी आपको सजा दे सकते हो वो देते। किसी को पकड़ के मार देना, ये तो जंगल का राज हो गया। बिल्कुल। तो ये जो तरीका अपनाया वो काउंटर प्रोडक्टिव रहा, तभी तो अब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। जी जी। प्रॉब्लम तो वहीं खड़ी है ना, सिमरिंग तो वही है। तो अब वो प्रॉब्लम इधर नहीं चल रही तो वो थ्रू आउट द वर्ल्ड चल रही है। पर जैसे हर मीडिया उनके बारे में नेगेटिव बात कर रही है, कुछ तो उन्होंने ऐसे पॉजिटिव किया होगा थ्रू आउट द पीरियड। नहीं, ये तो जो उनके उपासक है वही बता सकते हैं। मैं तो समझता हूँ भाई उन्होंने बड़ा गलत काम किया। मैं किसी बुचर को कैसे कह सकता हूँ उन्होंने अच्छा काम किया? जो उनके उपासक हैं, उनके एडमायरर्स हैं, वो बताए क्या अच्छा काम किया। यहाँ पे आईएएस अफसर थी रूपन देओल बजाज, उसको पकड़ के मोलेस्ट करने की कोशिश की। ही वॉज इन हिज ड्रेस, और सारी जो आईएएस और आईपीएस लॉबी वहाँ थी बीवियों के साथ थे, कोई बोला नहीं, और वो औरत अकेली लड़ी। ये आदमी अच्छा था। जो चंडीगढ़ में श्रीदेवी को बुला के हेलीकॉप्टर में ऊपर से चंडीगढ़ को घुमाता है और वेरियस वुमेन के साथ उसने जो मोलेस्टेशन की है, वो आदमी अच्छा हो सकता है? रूपन देओल बजाज के केस में उसको सजा मिली, कोर्ट ने उसको कन्विक्शन किया। जज ने कहा भी ये 2 साल तक पब्लिकली शराब नहीं पिएगा। तो उस ऐसे लोग को शर्म नहीं आई? और तो उस आदमी को जो लोग कहते हैं बहुत अच्छा था, वो आप जवाब दें। अगर आपकी बहन बेटियां समाज में हजारों लोगों के होते हुए अगर मोलेस्ट हो जाए, मैं अकेले में बात नहीं कर रहा, अभी हाल ही उनके ब्रदर का इंटरव्यू आया था, जो उनके उपासक है वो इन बातों का जवाब दे दे। मैं तो उनका नहीं हूँ। उनका कहना है कि सारी मीडिया बस उनके गलत कामों को देख रही है। तो जो अच्छे काम है बता दे ना। रूपन देओल बजाज भी बता रही है मेरे साथ क्या उसने किया। जी। जो लोग कहते हैं अच्छे काम है वो आ जाए सामने, आए बताएं लोगों को। जिनके साथ बुरे काम किए हैं वो भी बता रहे हैं, लोग इसका इंसाफ करेंगे। हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? जो सीएम बीन सिंह थे, उनकी जो गाड़ी में जो बॉम्ब प्लान किया गया था, उस पे आप क्या कहते हो? नहीं, मतलब उसके कारण क्या थे? इस वजह से क्योंकि उन्होंने केपीएस गिल का साथ दिया और गलत कामों का साथ दिया? नहीं, ऐसे है कि जो वो पीरियड था जिसमें बेअंत सिंह और केपीएस गिल की जो जोड़ी ने जो किलिंग की है, वो उनके कारण करके कई लोग नाराज थे। तो जिन्होंने उसको जाके मारा, उन्होंने यही तरीका ठीक ढूंढा। उन्होंने समझा भी और तो कोई रास्ता मिलता नहीं है, तो हम इसको उड़ा ही देते हैं। जो उसका वन ऑफ द किलर्स है, जिसको फांसी की सजा हुई है, वो है राजवाना। हाँ, राजवाना को इसमें फांसी हुई है। तो उसने मर्सी पिटीशन नहीं फाइल की, लेकिन एसजीपीसी ने उसके लिए की हुई है। तो उसने कोर्ट को अपनी एक रिटन स्टेटमेंट दी। उस स्टेटमेंट में उसने बताया भी हमने क्यों इसको मारने के लिए डिसाइड किया। तो कोर्ट का रिकॉर्ड है वो। जो भी चीज चल रही थी पंजाब में 80s 90s की जो मैं बात कर रही हूँ, तो स्टेट अकाउंटेबिलिटी और इंडिविजुअल क्रिमिनल लाइबिलिटी में लीगल डिफरेंस क्या होता है? स्टेट की लाइबिलिटी तो अब ऐसे ना, अगर तो स्टेट ने कहा कि आप मारो तो स्टेट की तो लाइबिलिटी होएगी। अगर आपको उन्होंने अनलिमिटेड पावर्स दे दी, भी किसी का भी उठा के इनकाउंटर कर दो। जब हिंदू परिवारों के बच्चों का भी इनकाउंटर पंजाब पुलिस ने कर दिया, तो वो तो आतंकवादी नहीं थे। बिल्कुल। तो वो कैसे मर गए जी इनके कहने से? रोज लोगों की इंटरव्यू आ रही सोशल मीडिया में, मेरा बच्चा मार दिया। और हिंदू परिवारों के तब बच्चे, 1-2 हिंदू परिवार के बच्चे भी जो थे वो मिलिटेंट्स बने पंजाब में, ऐसे भी हैं। लेकिन जो मारे गए उन्होंने क्या गलती की थी? क्योंकि खालड़ा की लिस्ट में तो हिंदू भी हैं और उनको भी हमने मुआवजा दिलाया। तो इन बातों में जो पंजाब पुलिस को एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर्स आपने दी हुई थी, और आपका अपना सर्कुलर है भी जो मिलिटेंट्स को मारने में स्टेट की मदद करेगा उसको हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रमोशन देंगे, उसको रिवॉर्ड मनी देंगे। हमने वो सर्कुलर भी चैलेंज किया था हाई कोर्ट में। So you are giving an incentive to people to act extrajudicially. फिर कोई भी किसी को भी ला करके मार सकता है एंड अवार्ड ऐसा होता रहा है, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं
अगर किसी ने गन उठाई हुई है और वो पुलिस के आने पे फायरिंग करता है और पुलिस जवाबी फायर में उसको मार देती है, उस इनकाउंटर से तो कभी किसी ने चैलेंज नहीं किया। बिल्कुल। वो ट्रू इनकाउंटर्स थे, वो लोग मरने के लिए तैयार थे, उन्होंने AK-47 उठाई हुई थी, पुलिस के साथ इनकाउंटर में मर गए। कितने लोग हैं जिन्होंने केसेस फाइल किए? ये वो लोग हैं जिनको आप घर से उठा के लेके गए, आपने शो किया जी कि हम इसको आर्म रिकवरी के लिए लेके जा रहे थे, दूसरी तरफ से मिलिटेंट ने फायर किया, जवाबी फायर में ये मर गया। तो हमारे पास सबूत थे, आप घर से उठा के लेके गए हो, ठीक है। यहाँ आपने दिखाया कि वो वहां से भाग गया। दिन दहाड़े आप किडनैप कर रहे हो, किडनैप करके आप उसको जो है गायब कर देते थे। सो जिन केसों में इनकाउंटर हुए, ट्रू इनकाउंटर, उनमें तो कोई केस चला ही नहीं और ना इसमें किसी को रंजिश है। जो लोग निहत्थे घर से आपने उठा के ले गए और फिर उनको झूठे पुलिस मुकाबलों में मारा, उन केसों में सजाएं हुई। तो सर इतने सब कुछ होने के बाद तभी पंजाब में ह्यूमन राइट कमीशन फॉर्म हुई। ह्यूमन राइट कमीशन मेरे ख्याल 95 में फॉर्म हुई है। 97 पंजाब में 97 में हुई फॉर्म। 97 में नहीं, पंजाब में 97 हुई, पहले नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बन गया था। हाँ, वो 93 में बन गई थी। हाँ, 93 में बन गया ना। इतना गैप क्यों? हाँ, नहीं, वो ऐसे था कि जब यहाँ इतनी ज्यादा ह्यूमन राइट वॉयलेशन हुई थी तो इंटरनेशनल कोई कॉन्फ्रेंस हुई थी जी, उसमें इंडिया ने साइन किया था हम भी ह्यूमन राइट्स के फॉर्म करेंगे, और उसमें भी उन्होंने बड़े चालाकी से किया कि उनको पता था कि जो वॉयलेशंस हैं पंजाब में वो 93 तक ख़त्म हो गई थी, तो उन्होंने उसमें क्लॉज डाल दिया था, अभी आप 1 साल से पुराना केस नहीं लेके आ सकते। अच्छा। हाँ जी, जो ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट है, दैट वाज फ्रेम्ड बाय कीपिंग इन व्यू व्हाट हैपेंड इन पंजाब, उसमें 1 ईयर की लिमिटेशन थी। और ऐसा क्यों सर? सरकार ने जब पंजाब में सारा आतंकवाद फैलाया तो वो क्यों नहीं करेंगे जी? क्या इसी वजह से इंडिया में ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के लिए लीगल प्रोटेक्शन आज भी काफी है? नहीं, काफी तो कुछ नहीं है। इसको जो ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट बना, उनमें ह्यूमन राइट कमीशंस के पास क्या पावर्स हैं? दे कैन ओनली रिकमेंड एक्शन, गवर्नमेंट माने या ना माने। दीज आर जस्ट रिकमेंडरी बॉडीज। तो जो गरीबों के मसले हैं उनमें तो ये ठीक वर्क कर लेते हैं, जो बड़े इंसिडेंट्स हैं गवर्नमेंट डजंट केयर फॉर देयर रिकमेंडेशंस। व्हाई डिड यू मेक इट जस्ट अ रिकमेंडरी बॉडी? व्हाई डिड यू से दैट इट कैन ऑर्डर? जब आप ऐसे है कि ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता था NHRC का पहले, और यहाँ का स्टेट्स का होता था रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ ए स्टेट जी। अब इन्होंने कर दिया भी जज भी बन सकता है और वहां पे सुप्रीम कोर्ट जज भी बन सकता है। जब ये बना था तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर्ड वहां पे पहला चेयरमैन था, ठीक है, और यहाँ का कोई और था। तो अब एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस को बिठा रहे हो और साथ में एक जज बिठा रहे हो और साथ में जो है एक एक्टिविस्ट बिठा रहे हो, तो आपने जब पावर्स दी तो सिर्फ रिकमेंडेशन की दी, ऑर्डर की क्यों नहीं दी? अभी भी नहीं है उनको। अभी भी नहीं है। जस्ट होनी चाहिए उनको। होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? जस्ट अ रिकमेंडरी बॉडी। तो ये है कि क्योंकि कोर्ट्स आर ओवरवर्क्ड, जो जुडिशियल कोर्ट्स हैं, तो जो गरीब आदमी है वो चिट्ठी डाल देता है या आ जाता है, उसके पैसे कम लगते हैं, वो आप आके अपनी बात रख लेता है, तो उनके लिए ये अच्छा काम कर रहे हैं। ये नहीं है कि दे आर नॉट बिजी, दे आर बिजी विद वर्क, क्योंकि अदालतों के पास तो टाइम ही नहीं है। लेकिन जो इस बॉडी को देखना चाहिए था ह्यूमन राइट वायलेशन के केसेस को डील करने के लिए, ताकि जो हाई कोर्ट्स हैं उनका कोई काम कम होता, वो तो आपने रिकमेंडरी बॉडी बना के उसको फेल कर दिया। तो जैसे हम बात करेंगे 93 में देवेंद्र सिंह भुल्लर एक नाम है, क्या केस था सर, कुछ बताएंगे आप उसके बारे में? देवेंद्र पाल भुल्लर के ऊपर एक तो केस था, यहाँ बम ब्लास्ट का था, चंडीगढ़ में SSP के ऊपर बम ब्लास्ट हुआ था। तो कहना ये था कि
उसके साथ के लोगों ने किया। सो भुल्लर ही वॉज गोइंग टू अमेरिका। जी। तो ऑन द वे उसकी फ्लाइट जब फ्रैंकफर्ट में थी तो उसके पासपोर्ट पे जो डिटेल्स थी वो उसकी फिजिकल अपीयरेंस से मैच नहीं करती थी, तो उनको शक पड़ा, उन्होंने उसको डिटेन कर लिया एंड ही वाज डिपोर्टेड फ्रॉम जर्मनी। तो उसके बाद वो तिहाड़ जेल में आ गया। तो अब जो उसकी तो उसको फांसी की सज़ा हो गई। आप कैसे जुड़े सर उस केस से? मैं ऐसे जुड़ा कि सुमेध सिंह सैनी ने, देवेंद्र पाल भुल्लर अवेलेबल नहीं था, तो उसके फादर और उसके मास्टर को उठा लिया। तो इसी सेक्टर में पुलिस स्टेशन में उनको इंटेरोगेट करके दोनों को मार दिया सुमेध सिंह सैनी ने। सो ही वॉज चार्ज फॉर दिस ऑफेंस। उसके साथ एक और भी लड़का था जिसको मार दिया था। तो उस लड़के के लिए मैं वकील था, तो हमने सीबीआई इंक्वायरी मार्क करवाई सुमेध सिंह सैनी के खिलाफ। बेस की इंक्वायरी हो जो इसका फादर और मास्टर दोनों को जो है पुलिस कस्टडी में मार दिया गया। तो ऐसे मैं भुल्लर के साथ एसोसिएट हुआ। आज अगर ऐसे ही कोई केस आ जाए तो लीगल स्ट्रैटेजी क्या सेम होगी या फिर अलग होगी? ये तो डिपेंड करता है केस कौन सा है। हर एक केस के लिए स्ट्रेटेजी तो सेम होती नहीं है। हर केस में डिफरेंट स्ट्रेटेजी होती है। सज्जन कुमार के बारे में आप क्या जानते हैं? ऐसे है कि 2011-12 में मुझे मौका मिला जाके टाइटलर को प्रोसिक्यूट करने के लिए। जी। तो पहले फूलका जी वहां लड़ रहे थे, तो फूलका जी को कोई प्रॉब्लम्स आ रही थी, लीगल प्रॉब्लम्स है ना, तो मैंने भी यहाँ से जाना शुरू किया। तो फिर वहाँ पे बात ये हुई कि जो टाइटलर के केस में जो जिस ग्रंथी को मारा गया था गुरुद्वारे में, जी, तो कोर्ट ने कहा फूलका जी को कि आपका कोई लोकस स्टैंडा ही नहीं है कि आप इस केस में पेश हो, क्योंकि ही वॉज रिप्रेजेंटिंग सम ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके कारण मैं कोर्ट में हाजिर था। तो क्योंकि मैं क्रिमिनल लॉ में प्रैक्टिस करता था, तो मैंने फूलका जी से कहा कि जो उसकी फैमिली का लीगल हेयर्स है ना, हमें उनको कंसल्ट करना चाहिए एंड वी शुड ब्रिंग देम फोर्थ। तो फिर उसकी जो विडो थी लखविंदर कौर को, उसको मैं ढूंढ के लाया और उसके तरफ से मैं पेश हुआ। तो उस केस को मैंने अलाइव कर दिया, बिकॉज फूलका जी को राइट, वो कह रहे थे ऑर्गेनाइजेशन को कोई राइट नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं आप चला सकते, जो विक्टिम फैमिली है वो चला सकती है। सो दैट्स हाउ आई गॉट एसोसिएटेड। उसी समय के दौरान सज्जन कुमार का भी केस चल रहा था। क्या केस था सर उनका? नहीं, मुझे अब डिटेल याद नहीं सज्जन की, क्योंकि मैं उस केस में नहीं इन्वॉल्व था, लेकिन दोनों की पेशी क्योंकि नजदीक पड़ती थी। तो जिस दिन सज्जन कुमार को बरी किया गया उस दिन मैं कोर्ट में हाजिर था, है ना। जब हमारे एक साथी जो हमारे साथ गया था, साथी नहीं था लेकिन यहाँ से पंजाब से गया था, उसने अपना जूता उतार के जज के ऊपर फेंका, तो आई वॉज प्रेजेंट इन द कोर्ट। फूलका भी जी थे और हम भी थे। उस दिन उसको बरी किया गया था, बट सज्जन कुमार के केस को मैंने डील नहीं किया, टाइटलर के केस को मैंने डील किया। तो 2.5 साल मैं यहाँ से जाता रहा। तो और क्या रिजल्ट क्या निकल के आया उस केस का? नहीं, टाइटलर को उसके बाद सजा हुई उस केस में। ओके। इतने सालों में 2017 में एक और केस आया, राम रहीम। सर थोड़ा बताएंगे उसके बारे में, कैसे आपके पास वो विक्टिम आया, कैसे उसने अपनी कहानी आपको बताई, कैसे आपने उस केस को फिर बनाना शुरू किया? ऐसे है कि राम रहीम का केस हमने डील करने शुरू किया 2007 में। जी। तो 2007 में राम रहीम ने बठिंडे के एक गुरुद्वारे में एक समागम रखा, जिसमें उसने एक इनेक्टमेंट किया जामे इंसान पिलाने का अपने फॉलोअर्स को। तो उसमें उसने जो इनेक्ट किया, उसने ऐसे किया जैसे गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा को 1699 में अमृत छिकाया था, कलगी लगा के, सिमिलर ड्रेस डाल के, उसी पोस्चर में बैठ के लोगों को वो। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने पतासे वाला पानी पिलाया था, तो इसने जो है कढ़ाई में कुछ घोल के तो उसको उनको कुछ पिलाया
कोई रूह अफ़ज़ा वाला पानी था या समथिंग लाइक दैट। तो उसमें किसी सिख ने एक FIR दर्ज करवा दी बठिंडे में कि इस इंसिडेंट से हमारी जो धार्मिक भावनाएं हैं वो आहत हुई हैं। सो 295A का इंडियन पैनल कोड का FIR रजिस्टर हो गई। और ये है कैसा 295? सो रिलीजियस सेंटीमेंट्स अगर आप किसी भी कम्युनिटी के या किसी भी समूह के रिलीजियसली हर्ट करते हो तो उसमें FIR हो जाती है। तो वो FIR हो गई, तो वो एक बार क्वेश्चन में आया हाई कोर्ट में, हमने क्वेश्चन को अपोज किया। फिर उसके बाद जो है जो उसकी प्रेजेंट गवर्नमेंट थी उस समय की 2010 में, वो गवर्नमेंट उसके ऊपर केस जो है चलाना नहीं चाहती थी बिकॉज दे वर इंटरेस्टेड इन द वोट्स ऑफ हिज। तो प्रकाश सिंह बादल CM थे, जो उनकी डॉटर लॉ थी वो बठिंडे से शायद पार्लियामेंट की इलेक्शन लड़ती थी। तो उस इलेक्शन के नज़दीक आके उन्होंने केस विड्रॉ करने की एप्लीकेशन दे दी। तो हमें जब पता चला तो फिर हमने उसको अपोज करने के लिए हमने एक प्राइवेट कंप्लेंट, क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर दी। भाई सिर्फ उस आदमी के रिलीजियस सेंटीमेंट, क्योंकि उस आदमी को उन्होंने मैनेज कर लिया था जिसने FIR की थी, उससे एफिडेविट ले लिया कि मैं केस को चलाना नहीं चाहता और ये इंसिडेंट मेरे सामने नहीं हुआ, मैंने वैसे ही FIR लिखवा दी। तो लोग ऐसा करते हैं, FIR लिखा देते हैं, फिर जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। तो हमने उस केस को अलाइव कर लिया। तो ऐसे में उस केस में मेरी इन्वॉल्वमेंट आ गई मेरे ऑफिस की। फिर उसके बाद जो है उधर से जो साध्वियों का केस था वो चल रहा था, जो उसके 2 रेप केसेस थे। वो आपको बाद में फाइंडिंग्स में पता चला? नहीं, वो तो पता ही था, अखबारें तो हम भी पढ़ते थे, क्योंकि हाई कोर्ट को लेटर पिटीशन फाइल की साध्वियों ने कि हमारे साथ रेप ये करता रहा है। तो उससे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उस वक़्त इसका सुओ मोटो एक्शन लेके रिट पिटीशन ट्रीट कर दी। उसकी इंक्वायरी चल रही थी CBI। सो अल्टीमेटली ये हुआ कि साध्वियों के केस में भी जब सज़ा हो गई तो साध्वी मेरे पास आ गई कि आप हमें फ्री लीगल एड दो। तो साध्वियों की तरफ से मैं वकील हूँ। फिर जो इसके मर्डर केसेस थे, एक तो साध्वी का भाई या चाचा इसने मरवा दिया था, एक इसने जर्नलिस्ट को मरवा दिया था। उन दोनों केसों में भी कोई गवाह था जो पहले डर के कारण मुकर गया था, वो मेरे पास आ गया भी आप, क्योंकि लोग डरते थे उसके खिलाफ लड़ने के लिए और मैं फ्री लीगल एड दे रहा था। तो फिर उन दोनों की, उस दोनों केसों में, मर्डर केसों में उसकी स्टेटमेंट दोबारा रिकॉर्ड करवाई मैंने। फिर जो है जो इसके कास्ट्रेटेड साधु थे, नपुंसक बनाए हुए, वो मेरे पास आ गए भी हमें भी मदद करो। फिर उनका केस किया। सो अल्टीमेटली जो है इस वक्त 6 केसेस मेरे पास है उसके खिलाफ। और आप सारे केस फ्री लड़ रहे थे? इन केसों में मैं कभी पैसे लेता ही नहीं। तो अगर मैं पैसे ना लेता हूँ, एक तो ये इसका लोगों को फायदा है, और दूसरा है कि मैं बिकने वाला नहीं हूँ, डरने वाला नहीं हूँ, तो इसलिए लोग मेरे पास आते हैं। तो फिर ये 6 केस जब उनके खिलाफ शुरू हुए, उसमें धीरे धीरे करके क्या क्या इम्प्रूवमेंट होने लगा? क्या केस आपकी तरफ से मजबूत हो? जो केस नपुंसक साधुओं का है उसमें 2 साधु अमेरिका बैठे हैं। अभी हमने उनके बयान करवाए हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, पंचकुला कोर्ट में अभी चल रहा है। जो गुरु गोविंद सिंह की पोशाक वाला केस है वो टेक्निकल ग्राउंड्स पे हाई कोर्ट पेंडिंग है। पहले हमें उसको सम्मन करा लिया था बठिंडे कोर्ट से, फिर वो आया हुआ है यहाँ पर अपील में, वो पड़ा है। दोनों साधुओं के केस की अपील्स या बेल जो है 10 अगस्त को लगी हुई है अभी। हाँ जी। और जो 2 मर्डर केसेस हैं उनमें गुरमीत राम रहीम बरी हो चुका है, लेकिन उसके साथ वाले जो लोग हैं वो सज़ा हुई है उनकी, तो उनकी जो अपील्स है सुप्रीम कोर्ट पेंडिंग पड़ी है। और क्या धारा लगी है राम रहीम के ऊपर? किसके ऊपर जी? राम रहीम के ऊपर। नहीं, राम रहीम मर्डर केसेस में तो बरी हो गया, ठीक है, लेकिन ये जो 376 का रेप का केस है 2 साध्वियों का, इसमें 10-10 साल कैद हुई है। हमने इसकी सज़ा बढ़ाने के लिए भी की हुई है और सज़ा कायम रहे उसकी भी अपील की हुई है। सो उसमें CBI के अलावा उन दोनों साध्वियों को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ऐसे कहा जाता है कि जेल में उन्हें सारी सुख सुविधाएं प्रोवाइड होती हैं। वो हर VIP को होती हैं। आपको लगता है ये गलत है? बिल्कुल गलत है, लेकिन हमने
इंडिया को ऐसा बनाया है कि यहाँ पे कोई अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं। पर क्या इसको बदला जा सकता है अगर लोग आवाज लोगों में उठाएं? विल पावर नहीं है। कभी आपने देखा है भी किसी वोटर ने ये डिमांड की हो कि पुलिस टॉर्चर ना हो जी थानों में और वीआईपी ट्रीटमेंट ना हो? लोग तो चाहते नहीं है। लोग तो अब ऐसे हो गए हैं कि धर्म के नाम पे वोट डाल देते हैं या इकोनॉमिकली पैकेजेस उनको मिल जाते हैं, वो खुश हो जाते हैं। अब पंजाब में जो है लेडीज के लिए उन्होंने बस ट्रेवल फ्री कर दी। अब जो है 1000 रुपया फ्री उनको कर दिया। बुढ़ापा पेंशन तो है ही है, चलो बूढ़ों को तो देना चाहिए। अब यहाँ पे 300 यूनिट्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी है हर आदमी को, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। गरीब को तो आप दो, अमीर को क्यों दो? सो लोग भी लॉलीपॉप्स लेके और चुप हो जाते हैं। हाँ। तो क्या लॉ सच में सबके लिए बराबर है या इन्फ्लुएंस कभी कभी लीगल प्रोसेस के लिए अफेक्ट करता हुआ दिखता है आपको? नहीं, ऐसे है कि लॉ सबके लिए बराबर है, लेकिन अगर आपके पास अच्छा वकील ही नहीं होगा तो आप क्या करोगे? अच्छे वकील के लिए आपके पास पैसे चाहिए। सो अमीर आदमी लॉ के शिकंजे में से बच जाता है और गरीब फंसा रह जाता है। तो गरीब के लिए सर गरीब जाए कहाँ? ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास? अब जो इंडिया में फ्री लीगल एड इंट्रोड्यूस हुई है जी, सो मैजिस्ट्रेट की कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक आप फ्री लॉयर ले सकते हो। और उसमें कैटेगरीज हैं। एक तो आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो उसके लिए अलग है, शेड्यूल कास्ट के लिए अलग है, विमेन एज अ क्लास है। सो एक औरत जो है वो चाहे करोड़पति हो फ्री लीगल एड दे सकती है। ठीक है, तो ऐसे अब लीगल एड में बहुत बड़ा बजट अवेलेबल है। अगर मतलब कि रोज केसेस लगते हैं, किसी ने जवाब लेट फाइल किया वकील ने, उसको 10,000 कॉस्ट पड़ गई, वो सारी लीगल एड में चली जाती है। और ह्यूज बजट्स हैव बीन प्रोवाइडेड बाय द स्टेट आल्सो, बाय द गवर्नमेंट आल्सो। सो फ्री लीगल एड इज अवेलेबल, लेकिन हर आदमी को मालूम नहीं है। मालूम होना चाहिए। ऐसे क्लिनिक्स लगाने चाहिए कि लोगों को पता हो कि फ्री लीगल एड अवेलेबल है। तो आपको लगता है कि ये सारी चीजें बना तो जाती हैं बट अवेयरनेस में छूट जाती हैं क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि वो एग्जीक्यूट हो कभी? हो सकता है वो ये भी चाहते हो भी जिनको पता चल जाए आ जाए, ज्यादा आ जाएंगे तो हमें पैसे खर्च ज्यादा करने पड़ेंगे। क्योंकि बड़ी ऐसी है पॉलिसीज गवर्नमेंट की हैं जो वो कागजों में रखना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते नहीं कि मेजॉरिटी को पता चले। अदरवाइज फ्री लीगल एड है, मैंने आपको बताया, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए है, शेड्यूल कास्ट के लिए है, और विमेन एज अ क्लास है। क्योंकि और ये बहुत पहले बना दी गई थी, 10-15 साल से चल रही है। लोगों को मालूम नहीं है। वैसे जब आप अदालत में जाते हो वहां पे बोर्ड लगाए हुए हैं, कई बोर्डों के आगे तो पेड़ भी आगे नजर नहीं आते, लेकिन लोगों में ये बात करनी चाहिए। जो दिखाया जाता है बस उसी में बात होती है। हमारे पास तो लोग फोन करते हैं, वो कहते हैं जी नहीं जी मैं आपकी फीस नहीं दे सकता। मैं उसको कहता हूँ अब हाई कोर्ट आ जाओ, मेरा क्लार्क आपको फ्री लीगल एड के दफ्तर ले जाएगा, आपको फ्री में वकील मिलेगा। और 10-10, 12-12 साल के जो प्रैक्टिस करते हुए लोग हैं वो भी फ्री लीगल एड में है। तो आपको अच्छा वकील मिल जाएगा। ठीक है ना? मैं तो लोगों को गाइड करता हूँ, कोई जिम्मेदारी, और वो फेयर लड़ते हैं, उनके फेयर लड़ते हैं। अब तो जेलों में फ्री लीगल एड के वकील जा रहे हैं, जो अपील्स भी वो तैयार कर रहे हैं। राधर आपको सरप्राइज हो गए कि कल परसों पूरे पंजाब हरियाणा के वकीलों ने स्ट्राइक की है कि फ्री लीगल एड के वकील ज्यादा हो गए हैं, हमारे पास काम कम हो गया। अच्छा, ये भी स्ट्राइक है, आप पढ़ लेना अखबार में। पर ये जो स्ट्राइक वकीलों ने की है, पर ये गलत नहीं है? आपको नहीं लगता कि गलत है? एथिकली गलत है। गलत है। मैं खुद वकील होकर के गलत कर। हाँ, दूसरी बात ये है कि लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता मिलनी चाहिए, है ना? हम लोगों को फ्लीस करते हैं तभी फ्री लीगल एड में लोग जा रहे हैं। जो आदमी नहीं अफोर्ड कर सकता उनको क्यों ना मिले? मैं तो कहता हूँ बड़ा अच्छा है। महंगाई इतनी है और वकील अफोर्ड करना, यहाँ तो चलो तब भी पंजाब हरियाणा में तो तब भी ठीक है, दिल्ली चले जाओ आपके कपड़े उतार लेते हैं। एनसीआर के जो वकील हैं उनसे तो तौबा करे। पंजाब में तो इतनी बड़े ठग नहीं बैठे जो वहां पे बैठे हुए। जैसे आपने कनाडा, यूके, यूएस की कोर्ट्स में इंडियन ह्यूमन राइट्स कंडीशन पर एक्सपर्ट टेस्टिमनी दी थी। हाँ जी। तो एक इंडियन लॉयर के तौर पर फॉरेन
कोर्ट में एक्सपर्ट विटनेस बनना कैसा एक्सपीरियंस था आपका? ये अच्छा था, बहुत कुछ सीखा। ये भी सीखा कि यहाँ पे जो हमारा सिस्टम है वो इससे अच्छा बन सकता है। हम्म। और एथिक्स जो है कहाँ हम है और कहाँ वो है। इन व्हाट टर्म्स अच्छा बन सकता है? अब अंग्रेजों ने राज कनाडा पे भी किया, इंडिया पे भी किया, लेकिन इंडिया का लॉ उन्होंने डिफरेंट बनाया, इंग्लैंड का डिफरेंट बनाया और कनाडा का डिफरेंट बनाया। उन्होंने देखा भी लोग कैसे हैं। हम्म। हमारे जो लोग थे वो जैसे वो लोग थे वैसे ही उन्होंने लॉ बनाया। एथिकली हम उतने अच्छे नहीं थे, माफ करना, स्ट्रांग नहीं थे उतने। हाँ, एथिक्स हमारे पास नहीं थे। अब देखो कि अगर आप इंग्लैंड की पुलिस के आगे कोई बयान देते हो तो वो बयान अदालत में माना जाता है, इंडिया में नहीं माना जाता, क्योंकि उनको ये पता था अभी पुलिस ने अपने आप बयान लिख लेना है। हमारा करेक्टर उन्होंने चेक किया, सो वैसा हमारा करेक्टर नहीं था कि ऐसा वो हमें कानून दे जाते जिससे हमारा समाज चल सकता। बिल्कुल। तो हमें कानून वैसा ही दिया जैसे हम लोग थे। ऐसे तो नहीं हम 3000 साल गुलाम रहे, कोई तो कमी होगी। इन्फ्लुएंस्ड बहुत जल्दी हो जाते हैं। कुछ भी है, अब टॉपिक डिफरेंट है, तो कुछ तो होगा हमारे में, कमियां होंगी जो 3000 साल हम गुलाम रहे। ऐसे तो नहीं ना हो गया कोई आ जाए तो गुलामी में हम रह जाए। लेकिन सर आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। तो ये सच है, ये सच है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा जी। ये एक एक्स्ट्राडिशन का केस था और मैं कनाडा की कोर्ट में एविडेंस दे रहा था जी। तो जब मैंने उस कैनेडियन जज के पास मैंने एविडेंस दिया कि ये जो जिस कन्फेशन के बेस पे आप इस आदमी को वापस भेजना चाहते हो, ये कन्फेशन टॉर्चर करके लिया गया, मैंने ये साबित किया। सीबीआई ने उन आदमियों का कन्फेशन जो लिया है वो टॉर्चर के जरिए लिया और ये फ्री नहीं है, तो इसको आप ना मानो। तो जो सरकारी वकील था वो कहता जी मैं ये सरकार की तरफ से ये केस छोड़ता हूँ क्योंकि मैं ऐसा केस नहीं लेना चाहता जहां ह्यूमन राइट वायलेशन हुई हो। हमारे यहाँ ऐसा कोई वकील मिलेगा? मुझे तो नहीं लगता सर, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं तो आपको बता रहा हूँ, मेरे साथ हुआ। वो केस छोड़ के चला गया, कहते मेरी आत्मा नहीं मानती मैं ऐसे केस में सरकार को डिफेंड करूं। ऐसे वकील यहाँ मिलेंगे? सो हमारे में कुछ तो नुक्स है कि 3000 साल हम गुलाम रहे। बिल्कुल बिल्कुल। करेक्टर की प्रॉब्लम है। सो एक्सपर्ट विटनेस और डिफेंस लॉयर में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है? ये डिफेंस लॉयर तो मुल्जिम को बचाने के लिए होता है ना। एक्सपर्ट विटनेस होता है विच हेल्प्स द कोर्ट टू रीच टू अ कंक्लूजन। ठीक है, इंडिपेंडेंट होता है ना। पेश वो किसी से तरफ से हो, बट जैसे फॉरेन कोर्ट है, फॉरेन कोर्ट को इंडियन लॉज का नहीं पता, ह्यूमन राइट कंडीशन का नहीं पता। तो मैं वो चीजें जाके कोर्ट को एजुकेट करता था। और और आपको मैं ये भी कहना चाहूंगा, अभी वहां विटनेस बॉक्स में आदमी खड़ा नहीं होता, बैठा होता है और उसके आगे जग और पानी पड़ा होता है। और जब मैं उठता था तो हर जज ये कहता था, थैंक यू मिस्टर सिंह, यू केम फ्रॉम 5000 किलोमीटर्स and took the time to educate the court। यहाँ हमारा जज को कहता है, विटनेस को थैंक यू करके वो भेजते थे। यहाँ पे जितनी बड़ी कुर्सी उतना बड़ा इंसान। हर आदमी एसएचओ है अपनी कुर्सी का। तो क्या वो समाज हम बना नहीं सके। और कितना वक्त लगेगा सर उस समाज को बनाने में? नहीं बनेगा ना, इस समाज में नहीं बनेगा, हिंदुस्तान नहीं बन सकता। आज किसी ने वीडियो डाली हुई थी जी, कोई आदमी किसी गांव में गया जी। तो वो लिखा हुआ था अभी इस साइड आपको एग्स मिलेंगे, है ना, और दूध मिलेगा। तो उस घर के फार्म हाउस के अंदर जाता है, दरवाजा खोलता है तो एग्स और मिल्क उठाता है अपना हिंदुस्तानी लड़का, और वहां पे लिखा होता पुट द मनी हियर, और वहां पे पैसे डाल देता है। तो वो कहता अभी ऐसा समाज हम इंडिया में कब बना सकेंगे। ये आज की वीडियो है। जो लोग यहाँ से जब फ्लाइट लेते हैं ना कनाडा की, तो जब वहां पे टरमैक पे व्हील्स टच करते हैं
सारे हिंदुस्तानी आराम से बैठे होते हैं, और जब वो दिल्ली में प्लेन वापस आता है तो अभी वो टरमैक पे टच करते हैं और सारे अपने बैग निकालने शुरू कर देते हैं। सो हवा में कुछ नुक्स है। वही लोग बहुत जल्दी है हमें हाँ आगे ना बढ़ने की, आगे बढ़ने की। नहीं, रूल्स को ब्रेक करने के लिए Break करने। हाँ वहाँ हम बिल्कुल ठीक चलते हैं, वहाँ हम रूल्स को ओबे करते हैं, यहाँ हम परवाह ही नहीं करते। ऐसा सुना है मैंने, जैसा देश वैसा भेज। हाँ वो भी है, वो भी है, लेकिन हवा का असर होता है। सो सर, हिंदुस्तान की हवा गड़बड़ है। गड़बड़ है और ये ठीक होने वाली नहीं है, लोग क्योंकि आप अगर देश का करेक्टर तो बना नहीं रहे। बिल्कुल। कि आप लोगों को सिखा रहे हो कि आप एक अच्छे सिटीजन बनो। सिविक सेंस नहीं आप है। सिविक सेंस तो है ही नहीं है। क्या आप स्कूल में सिखा रहे हो कि बच्चों को लाइन में कैसे खड़े होना है? जी। ठीक है जी, बड़ों का आदर कैसे करना है। अब हमारे कोर्ट्स का ये हाल है कि जो यंग बच्चे अभी वकील जिन्होंने बनना है वो हमें रास्ता नहीं देते, और सारी सीट्स उन्होंने जो है ऑक्यूपाई करके बैठे होते हैं, और मेरे जैसा आदमी जो 65 इयर्स हो गया है और सफ़ेद दाढ़ी है, उसको कोई कहता है बैठ जाओ। हम अपने बड़ों को अब भी कहते हैं। बिल्कुल। तो कहाँ जा रहे हैं हम? ये तो माँ प्यो की गलती है ना। बिल्कुल। और सर, अगर जेनजीज को बोल दें कि आप लोग रिस्पेक्ट नहीं करते हो, आप लोग समझते न्यू कल्चर, वो कहते हैं कि आप लोग हमें नहीं समझते हो। हाँ, पर ये बेसिक सेंस तो उनके पास है नहीं। जेनजी के बाद बड़ों के लिए इज्जत करनी। आजकल कोई बसों में छोड़ता है बुजुर्गों के लिए सीट? अगर कोई बुजुर्ग खड़ा हो तो ये किसने सिखाया कि आप जो है ये जेनजी है? सो आई मीन टू से डिग्रेडेशन तो हो रही है, डिक्लाइन पे ही है ना। तो ये सब कुछ आपको कैसे बचाना है, ये तो हुक्मरानों का काम है, मेरा काम नहीं है। जी। लेकिन हम ऐसा कोई ट्रेनिंग दे ही नहीं रहे लोगों को। तो सर, क्या फॉरेन कोर्ट्स इंडिया के ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड को अलग नजरिए से देखती है? नहीं देखती है, वो हंसते हैं लोग हमारे पे भी, आप जंगल में रह रहे हो। जंगल में? हाँ, क्योंकि यहाँ जंगल का राज ही गिना जाता है। अगर वहां से आप कंपैरिजन करोगे तो जंगल का राज ही होगा। जब आप मूवीज में दिखाते हो कि किसी चोर को पकड़ के उसको उल्टा टांग के उसके पैरों पे अगर आप उस सोटियां मार रहे हो, और वैसे आप कहते हो जी हमारे थाने में जो है टॉर्चर नहीं होता, तो लोग क्या मूर्ख हैं? आपकी हर मूवी में दिखाया जाता है और एक्चुअल है, वो कोई झूठ तो है नहीं। आपके पुलिस स्टेशंस में टॉयलेट फैसिलिटीज भी नहीं है, फैन नहीं लगे हुए। आप चंडीगढ़ के किसी थाने में चल जाओ, पंखा नहीं लगा हुआ। चंडीगढ़ जो है मॉडल सिटी है। सो बातें जो मर्जी करी जाओ। सो ऐसे ही है, सिस्टम बना हुआ है। लेकिन बाहर के देश जो है ऐसे थोड़ा डेवलप्ड डेमोक्रेसीज है, हम तो अभी इमेच्योर डेमोक्रेसी है। तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा किसी भी टेस्टिमनी में आपका? नहीं, चैलेंज तो चलो हर केस में डिफरेंट चैलेंज होता है। बात तो ये है कि आपको महसूस होता है कि हम कितने पीछे हैं। तो आप जब कंपैरिजन करते हो आपको लगता है अभी हम, और कभी ये होगा भी ये सपना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि 95 में एक कॉमनवेल्थ लॉयर एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंस थी वैंकूवर में जी। तो मैं भी गया हुआ था। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस एमडी वहां पर गए हुए थे, सोली सराब जी भी थे जी, और हमारे यहाँ के भी वकील थे। सो वी आर हैविंग टी टुगेदर, है ना, इनफॉर्मल चैट हो रही थी। तो मैंने चीफ जस्टिस एमडी से कहा, मैंने कहा जी आप आए हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो आप, कुछ आपने इनके सिस्टम से सीखा? मैं उस वक्त जो है वहाँ पे अक्सर जाया करता था। तो मैंने कहा, वो कहता हाँ आई हैव सीन इट, इट्स वंडरफुल सिस्टम। मैं कहा जी बात ये है कि कोर्ट में हर लफ्ज जो वकील बोलता है और जो जज बोलता है वो रिकॉर्ड होता है, और आप अगले दिन ट्रांसक्रिप्ट ले सकते हो उसकी। ईच वर्ड विच यू अटर एंड द जज अटर्स। जज जब कोर्ट में आके बैठता है ना, तो जज के पास मतलब कि बड़ी कोर्ट्स तो छोड़ दो, बाकी जो कोर्ट्स हैं वो जज आप आके बैठता है और कहेगा टुडे इज 31 जनवरी ट्यूसडे, टुडे आई एम गोइंग टू होल्ड द कोर्ट। अपने आप वो रिकॉर्ड करता है।
और उसके पास 10-10 नौकर नहीं है। जो वैंकूवर का हाई कोर्ट का जज, मैं केस करने गया तो बस में से उतरा, हाथ में उसके ब्रीफ केस। दे डोंट इवन हैव ऑफिशियल व्हीकल्स, सो ही वाज होल्डिंग हिज ब्रीफ केस और बस से उतरा। और मुझे वकील कहता जी ये हाई कोर्ट का जजेस जिसके पास हमने केस करने जाना। कहाँ हम तो कहाँ वो। So, ऐसी और दुनिया। यहाँ के जज सर? यहाँ तो फिर माई लॉर्ड्स हैं, उसको कहा ही जाता है माई लॉर्ड, है ना। तो अब हम उस जो है ना, जो अंग्रेजों ने हमारे पे राज किया उसमें हम निकले नहीं। उन्होंने अपने लिए की थी सहूलतें, हमने वो सहूलतें छोड़ी नहीं। पंजाब में 1980 और 1990s में जो भी हुआ था, और पंजाब उस टाइम पे जो पंजाब था और जो आज पंजाब है, क्या सिर्फ वक्त बदला है या जख्म भर गए हैं पंजाब के? नहीं, जख्म काफी हद तक भर गए हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। कोई जो, क्योंकि वो जब आपकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है तो आप उससे आहत तो होते हो, लेकिन धीरे धीरे जख्म भर जाता है। लेकिन जो पंजाब की डिमांड्स है ना, जैसे पानी का मसला है, लैंग्वेज का मसला है, बाकी पंजाबी को एज ए सेकंड लैंग्वेज बाकी स्टेट्स में, हरियाणा में तो है, बाकियों में नहीं किया। तो जो सिख है, जो पंजाबी, वो है ये समझते हैं अगर पंजाबी लैंग्वेज हमारे बच्चों को नहीं आएगी तो अपने कल्चर से टूट जाएंगे। तो दे वांट कि पंजाबी सेकंड लैंग्वेज हो। तो कुछ मसले ऐसे हैं जो पुराने लिंगर ऑन करें, जैसे चंडीगढ़ एज ए कैपिटल बनी थी पंजाब की, इसको डिक्लेयर नहीं किया, है ना। जो चंडीगढ़ के रेजिडेंट्स है वो चाहते भी नहीं ये पंजाब के पास जाए, क्योंकि इसमें जो हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन है वो पंजाब में नहीं हो सकता, है ना। आप मोहाली चले जाओ, ट्रैफिक रूल वायलेशन देख लो, पंचकुले चले जाओ, ट्रैफिक रूल वायलेशन चल जाओ। चंडीगढ़ डिफरेंट है और बाकी डिफरेंट है, साथ में बॉर्डर्स लगते हैं। हरियाणा की गाड़ी जब चंडीगढ़ में आती है, वो कैसी ड्राइव कर रहे हो आप, जब गाड़ी चला के अंदर बैठोगे तो आपको नजर आएगी वायलेशन हो रही है या हिमाचल प्रदेश की, या हरियाणा की, या पंजाब की है। यूटी के ज्यादा लोग ठीक चलाते हैं, आपको गाड़ी में बैठ के पता चल जाता है। सो उस तरीके से हम वी आर मोर डिसिप्लिन्ड। रेड लाइट पे खड़े होने की हमें आदत है। अब पंचकुला चल जाओ, मोहाली चल जाओ, लोग खड़े नहीं होते। क्राइम रेट भी ज्यादा है वहाँ पे। क्राइम रेट तो यहाँ भी बहुत है, क्योंकि यहाँ पे भी जो झुग्गी झोंपड़ी वाले हैं उनमें क्राइम काफ़ी है। लोकल क्राइम नहीं है। अगर आप जेल में जाओगे, ज़्यादा जो हमारे यूपी और बिहार के लोग हैं उनके ज़्यादा झगड़े हैं, और 90% जेल उनसे भरी हुई है। तो अभी पंजाब बेहतर स्थिति में है या नहीं? बेहतर बिल्कुल है, कोई ऐसी बात नहीं है। असल में पंजाब जो है ना, एक डिफरेंट कल्चर है जी। इसमें सेल्फ सफिशिएंट है। अब जैसे फ्लड्स आए पिछली बारी पंजाब में, सरकार ने तो हमें कुछ नहीं दिया, लोगों ने आप ही पैसे बना के ठीक कर लिए। वी डोंट वेट फॉर पीपल। हम तो लोगों की मदद करने वाले आदमी हैं, हम भीख नहीं मांगते। पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। पंजाब गवर्नमेंट ने क्या करना है? जिसके पास जो आप ही करोड़ों के, लाखों करोड़ों के कर्जे में है, तो पंजाबी तो अपना काम आप ही कर लेते हैं, लोगों का भी कर जाते हैं। जब सिंगू बॉर्डर पे हम उठ के आए हैं तो लोग रोते थे भी, ये इतने अच्छे लोग हैं, हमें 2 साल से रोटी खिला रहे हैं। तो किसी ने कहा भी हम गलत लोग हैं? कोई इंसिडेंट एक भी हुआ कि किसी लड़की के से छेड़छाड़ की हो, कोई रेप का इंसिडेंट हुआ हो? हजारों लोग बैठे थे, जाम लगा हुआ था। लेकिन पंजाब का ये कल्चर ही नहीं है। आप कह रहे हो पंजाब में रेप केसेस नहीं होते? नहीं, मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ जब हम वहां पे बैठे हैं वहां पे नहीं था। हर सोसाइटी में रेप केसेस होते हैं। लेकिन ये नहीं है कि किसी पंजाबी को पता चल जाए भी इस लड़की को सड़क से उठा के लेके गया, पंजाबी देखता रह जाए। ये नहीं हो सकता। जैसे यूपी बिहार में सड़क से लड़कियों को उठा के ले जाते हैं, पंजाब में ये नहीं हो सकता। पंजाबी जितना मर्जी मरा हो, लेकिन किसी औरत के साथ बुरा होता देख के, या अगर सड़क पे भी बच्चे लड़ रहे होंगे, 4 बच्चों को वो हटाएगा, एक को मारने से दूर करेगा। पंजाब का ये कल्चर है। पंजाब में ऐसे नहीं है किसी को पकड़ के आप 10 बंदे पीट दो, नहीं, लोग आ जाएंगे बचाने के लिए।
जैसे अगर आज 20-25 साल का पंजाब यूथ उस दौर को समझना चाहे तो आप उसे पंजाब की कहानी कैसे सुनाओगे, कैसे शुरू करोगे? ये पंजाब की कहानी तो पंजाब के लोगों को पता है। बात तो ये है कि अब पंजाब के लोगों को के जो जख्म है उनको भरने के लिए कोई कोशिश हो रही या नहीं हो रही। बात तो ये है कि क्या वो मसले हल करने के लिए कोई कोशिश कर रहा है? क्या यूथ आज का समझेगा पंजाब का वो दौर? नहीं, पंजाब का वो दौर छोड़ दो। अब जो फार्मर एजिटेशन में है वो भी दौर वो लोग भूलने को तैयार नहीं। जो फार्मर्स हैं, जो उनके साथ किया गया और जो कानून बनाए गए वो ठीक थे या गलत थे, जिस तरीके से बनाए गए। अब फार्मिंग सेक्टर के लिए अब बेसिकली हरियाणा भी पंजाब भी दोनों, इवन यूपी भी, मैक्सिमम लोग एग्रीकल्चर करते हैं लेकिन उनको प्रोड्यूस के पैसे नहीं मिलते। पर सर पंजाब में तो यूथ है ही नहीं। नहीं, यूथ बहुत है। तो माइग्रेट और नहीं, वो तो हमें वो आज का नहीं, वो बाहर चले जाते हैं। वो तो 1900 से जा रहा है, वो आज का नहीं जा रहा। पर यूथ नहीं है वहाँ पे तो पंजाब कैसे काम करेगा? फिर यूथ बहुत है, कोई ऐसी बात नहीं है। सारे थोड़ा चले गए। जो अब तो वैसे बंद हो गया क्योंकि 12वीं पास को एडमिशन मिलनी, कनाडा बंद हो गई, ऑस्ट्रेलिया बंद हो गई, इंग्लैंड बंद हो गई, तो उसने कहाँ जाना है? यहीं पढ़ेगा। अब दोबारा जो सारे जो कॉलेजेस खाली पड़े थे सब भर गए क्योंकि बाहर जाने का कोई है नहीं, तरीका नहीं। बाहर जाना चाहते हैं ना, दे वांट अ बेटर लाइफ। बाहर नहीं जाना चाहते, दे वांट अ बेटर लाइफ। और उनको लगता है भी यहाँ बेटर लाइफ नहीं हो सकती उनके पास जो रिसोर्सेज हैं, तो इसलिए वो जाना चाहते हैं। और तो कोई मुश्किल नहीं है। क्या पंजाब के लोग पंजाब की सरकार से डरते हैं? नहीं, पंजाबी तो डरने वाला आदमी नहीं। सरकार से? सरकार तो कुछ समझते नहीं हो। पंजाबी और डर साथ में चलते ही नहीं है। तो फिर जसवंत सिंह काला जी के साथ ऐसा क्यों हुआ? नहीं, ऐसा क्यों? उसने जान दे दी, वो कौन सा डर है? दिन दहाड़े किडनैप कर लिया उनको। ओहो, वो सरकार की जो है हम कहेंगे छोटापन है। अदरवाइज वो आदमी तो डॉक्यूमेंटेशन कर रहा था। जसवंत सिंह खालड़ा इसी घर में एक हफ्ता पहले आया। हमने उसको कहा भी सिक्योरिटी लगवा लो, उसने कहा नहीं, मैं सिक्योरिटी नहीं लगवाना चाहता। वो डरता कहाँ था? वो अगर वो डरता होता तो सिक्योरिटी लगवा लेता। उसके साथ का साथी जसपाल सिंह ढिल्लों को सुप्रीम कोर्ट ने सिक्योरिटी के ऑर्डर किए, 8 साल तक उसने सिक्योरिटी ली नहीं। जब खालड़े का केस वो लड़ने गया, उसको सिक्योरिटी के ऑर्डर किए सुप्रीम कोर्ट ने, उसने नहीं ली सिक्योरिटी। इस केस में कई लोगों ने जान गंवाई अपनी। नहीं, इस केस में नहीं जान गंवाई, लेकिन वैसे जो है हमारे 4 वकील मार दिए पंजाब पुलिस ने उठा के। जर्नलिस्ट भी मारे गए। जर्नलिस्ट मारे, राइटर्स मारे। तो आपको भी धमकियां मिली? हाँ, नहीं धमकी मिली। चलो, मेरे पास एक बार फायरिंग भी हुई यहाँ पे चंडीगढ़ में। लेकिन बात तो ये है कि लोग डरने वाले नहीं है। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अब जसवंत सिंह खालड़ा के मरने के बाद उसकी टीम कौन सा घर बैठ गई? उसके बाद हमने आज तक जो है काम किया। सो ऐसे। लेकिन सर एक बात बताइए, जैसे उन्होंने लोगों के हित के लिए काम किया, वो एक डॉक्यूमेंट्री फाइल कर रहे थे, उसके बाद उनको गायब कर दिया गया। फिर उनकी वाइफ आई सामने, उन्होंने सब कुछ बातें कही, ऑडियंस से कनेक्ट किया, उनको बताया क्या हुआ। फिर वो पॉलिटिक्स में उठी, पर फिर भी वो हार गई, लोगों ने उनका साथ नहीं दिया। परमजीत कौर खालड़ा पॉलिटिक्स में, हाँ ठीक है, लोग ऐसे ही हैं। अब सारे लोग जो मीडिया में हैं, जो लोग उनके साथ सिंपैथी कर रहे हैं, एक तो ये है कि लोगों को ये मालूम भी नहीं था अब ये किसकी बीवी है। अगर 2027 की इलेक्शन में परमजीत कौर खालड़ा खड़ी हो तो मेरे ख्याल रिजल्ट डिफरेंट होगा। अब लोगों को मालूम है, आगे पहले लोगों को पंजाब के लोगों को ही मालूम नहीं है। नहीं था, कैसे कन्वे करोगे आप? किसको बताओगे? किसी का इंटरेस्ट ही नहीं। अब मूवी बनी तो हर आदमी ने मूवी देखी, ठीक है। और सेकेंडली कि खालड़ा जब तक जिंदा था, ये रिपोर्ट तो उसने पहले भी 94 में भी रिलीज की थी। किसी ने रिपोर्ट को पढ़ा, किसी ने सीरियसली लिया, उसकी जान गई, तब लोगों ने उसको ध्यान दिया उसके ऊपर। इस मूवी को दिखाने का एजेंडा क्या था सर? नहीं, मूवी को दिखाने का एजेंडा तो पॉलिटिशियंस को पता होगा, क्यों नहीं वो चला रहे। ने तो बैन करा दी सर। नहीं, बैन तो करवा दी। अब पहले क्यों ना उन्होंने पास कर दी। अब बैन करवा के भी कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जान के बैन की है ताकि हर घर में जाए। रवीश कुमार का आप शो देखो, रवीश कुमार ने यही कहा है
कि ये जो है ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स है। इस मूवी के जरिए जो है हिंदू वोट इकट्ठी की जाएगी। सो पता नहीं, हमें तो इतनी सियानत नहीं है। अब ये तो समा बताएगा कि 2027 के लिए क्या तैयार किया जा रहा है पंजाब के लिए। अब ये मुसलमान हिंदू तो है नहीं, ये तो सिख और हिंदू है, जिनके परिवार आपस में जुड़े हुए हैं, शादियां आपस में होती हैं, कल्चर सेम है। हर हिंदू जो है वो गुरुद्वारे जाता है, और कितने हिंदू हैं जो गुरुद्वारे को मानते हैं। अब अमृतसर चल जाओ, कितने हिंदू हैं जो दरबार साहब रोज जाते हैं, और मंदिरों में हम भी सोशल फंक्शंस पे जाते हैं। क्या इस केस को सर क्लोजर मिल गया? नहीं मिला, तभी तो मैं कहता हूँ ट्रुथ कमीशन होना चाहिए। क्या जस्टिस चाहते हैं हम इस केस से? नहीं, हम जस्टिस नहीं हमें कोई जस्टिस की बात नहीं है। हम ये चाहते हैं कि ऐसा दौर किसी भी स्टेट में ना आए, और पंजाब में तो बिल्कुल ना आए। तो लोगों को एजुकेट करने के लिए ट्रुथ कमीशन बहुत ज़रूरी है, जिसमें ये देखा जाए कि ये किन कारणों करके पंजाब इस दौर में से गया, और किन किन के साथ ज्यादती हुई, क्या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल मोटिवेशन था, क्या क्या गलतियां हुई, ताकि अपना अगली बारी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना कोर्स करेक्शन तो कर ले। आप तो सच को देखना नहीं चाहते, आप अपनी गलतियां कैसे ठीक करोगे? या उनको गलतियां मालूम है, वो लोगों को नहीं दिखाना चाहते। और ट्रुथ कमीशन में कौन होना चाहिए मेंबर? कोई आप नेशनल लेवल के 3 रिटायर्ड जजेस ले आइए जी, उनको कमीशन बना दीजिए, एंड लेट देम विजिट पंजाब, मीट द फैमिलीज, पीपल कैन लीड देयर एविडेंस। सच उनके पास जाए, उनके इसके बेस पे अपने कमीशन रिपोर्ट दे दे, उसमें क्या बड़ी बात है? मैंने एक ऐसा भी कमेंट सुना था कि सीबीआई ने अपना काम बहुत ढीले किया, मतलब ढीला काम किया सीबीआई ने। वो चाहते तो जसवंत सिंह का पता लगा सकते थे। नहीं, ऐसी बात नहीं। जसवंत सिंह खालड़ा को तो देखो, उस मूवी में ये जो दिखाया गया कि इतने उसको देर टॉर्चर किया, इतने दिन, मैं उस बात को नहीं मानता। उसके पास कौन सी कोई सीक्रेट थी जो रिवील करवानी थी उससे? सो हम जो उसकी टीम है ये मानते हैं कि उसको 1-2 दिनों में बम्प कर दिया। तो ये जो उसको मूवी रखने की क्या जरूरत थी? आपने क्वेश्चन किया जो डायरेक्टर थे? नहीं, मूवी बेस्ड है। जो मूवी देखो, मूवी बनाने वाले के पास है जो एविडेंस कोर्ट में आया। ओह अच्छा। जो आई विटनेस अकाउंट है, जो स्पेशल पुलिस ऑफिसर है, उसने बताया कि मैं कस्टडी में कैसे उसको मिलता रहा और कैसे मैं उसकी सेवा करता रहा। अब वो सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, तो किसी को मालूम नहीं है। लेकिन हमारा ये कहना है कि इतनी लंबा किसी को रखने की तब जरूरत होती है जब आपने उससे कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है। उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन थी नहीं। कोई इन्फॉर्मेशन तो थी नहीं उसका। मतलब मारने के लिए अगवा किया था। मारने के लिए अगवा किया था भी, ताकि ये जो हमारे खिलाफ फाइलें बना रहा है वो रुक जाए। उन्होंने जो अक्यूज पुलिस ऑफिसर थे, उन्होंने उनको संदेशे भेजे भी आप ये काम बंद कर दो, वरना तुम्हें भी अनक्लेम डेड बॉडी बना देंगे। वो तैयार था मौत के लिए, उसने सिक्योरिटी भी नहीं ली। डेडिकेटेड वर्कर था, पहले वो लेफ्टिस्ट था जी, है ना, उस लीनिंग से आया था। और सर आपके हिसाब से 1980s और 1990s के दौर में पंजाब की सबसे बड़ी गलती क्या रही? नहीं, ये जो मैं तो कह रहा हूँ कि ये जो ट्रुथ कमीशन की मैं बात कर रहा हूँ, ये गलतियां ही बाहर निकालने के लिए है ना। अब वो गलती मैं अपने मुंह से कहूँ तो बड़े लोग कहेंगे जी इसने अपने बात बना दी है। फिर भी कोई एक लेकिन पंजाब एक सेंसिटिव स्टेट है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कभी सेंसिटिवली लिया नहीं है। तो अपने तजर्बे यहाँ पे करने बंद कर दो, इस स्टेट के ऊपर तजर्बे करने बंद कर दो। इज्जत मान से तो आप पंजाब को अपने साथ मिला सकते हो, धमका के कोई नहीं मिला सकता। हमने इस देश के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं मैक्सिमम। अब भी हम बॉर्डर जो है आपके प्रोटेक्ट करते हैं, हरियाणा के लोग भी करते हैं, पंजाब के भी करते हैं मैक्सिमम, ठीक है जी। तो आप क्यों ऐसे तजर्बे करते हो बार बार पंजाब से? अपनी पॉलिटिक्स छोड़ दो, अपनी कुर्सी की पॉलिटिक्स छोड़ दो। पंजाब सेंसिटिव स्टेट है, इसको सेंसिटिवली डील करो। तभी मैं कह रहा हूं कि ट्रुथ कमीशन भी होना चाहिए। जो पेंडिंग डिमांड्स हैं जो सिखों की और पंजाब की हैं, उनके ऊपर सिंसियरली काम करना चाहिए। आप यहाँ राज करो या ना राज करो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या डिमांड है सर वो?
हमने एक लिस्ट भी दी है गवर्नर को, गवर्नमेंट जी। ऑफ इंडिया को भी दी है, उसका अलग टॉपिक है, लंबी बात है। तो हमने तो कहा है कि बातचीत शुरू हो, जी। सिखों के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बातचीत होनी चाहिए। 84-85 के बाद कभी बातचीत हुई नहीं है। आपको सिखों के साथ बैठना पड़ेगा। कब जी। तक आप उसको अवॉइड करोगे? तो ये सुपरफ्लुअस चीजें हैं, ये जो हम बातें कर रहे हैं। फिर भी कोई एक ऐसी डिमांड जो आप बता सकते हो? नहीं, मैंने जो आपको पहले बताया था कि पानियों का मसला है, पानी। पंजाबी का मसला है, हमारे कुछ गुरुधाम हैं ऐसे जिसमें कब्जा किया गया है। और आप ये कहते हो जी कि गुरु तेग बहादुर जी ने शहीदी दी, आप उसका गुरपुरब भी मनाया, आपने जो है साहिबजादों का भी मनाया। तो हम चाहते हैं कि अगर आप सिखों को समझते हो, पंजाब को समझते हो इतना इम्पोर्टेंट, तो बैठ के बात करो। हमने 12 डिमांड्स दी हैं, मैं आपको भेजूंगा, वैसे वो पब्लिक डोमेन में है, मेरी फेसबुक पे भी है। जी। पंजाब की कोई भी सर एक गलती जिससे यूथ सीख सके कुछ, जो पहले पंजाब का गलती कर चुका है? देखो, पॉलिटिशियंस को सीखने की जरूरत है, यूथ को नहीं। नहीं, यूथ तो आपकी गलतियों को वॉच कर रहा है। जितने बयान रोज पॉलिटिकल लीडर्स देते हैं उनको बड़ी अच्छी तरह यूथ रिएक्ट करते हैं। अखबार तो कोई पढ़ता ही नहीं, सोशल मीडिया में आपको पहले मिल जाता है। पर सर ऐसा कहा जाता है कि पंजाब के जो यूथ हैं वो तो नशे में है पूरे। नहीं नहीं नहीं, नशे में बहुत कम जो सीएम है वो भी पिछले बोला था कि 3 महीने में हम नशा मुक्त पंजाब बनाएंगे। नहीं नहीं, वो तो उसकी गलत स्टेटमेंट है ना। पहले कांग्रेस ने भी दी थी स्टेटमेंट, जी अमरिंदर सिंह ने भी स्टेटमेंट दी थी। जी। नशा मुक्त पंजाब नहीं हो सकता, क्योंकि नशा जो है वो अफगानिस्तान से चल के पंजाब से होता हुआ पूरे वर्ल्ड में जाता है, ठीक है जी। और पोरस बॉर्डर आपका, और रोज नशा आता है डेली बेसिस पे, क्योंकि सिक्योरिटी के बावजूद। सिक्योरिटी का कोई उसके साथ तल्लक नहीं है। अच्छा। जो नशा है वो आपका, जो आजकल अपने आपके वो चले हैं ड्रोन के जरिए, रोज सैकड़ों खेपें आती है आपका। जो बॉर्डर पे जो लोग हैं वो तो अपनी खेती करने भी जाते हैं इलेक्ट्रिक वायर से दूसरी तरफ, तो ड्रोन के जरिए वो ड्रॉप कर जाते हैं। और उस खेप के साथ 3-4 पिस्तौलें होती हैं जो चाइनीज बनी होती हैं, और उसमें कॉन्ट्रैक्ट यही है जी कि ये जो खेप है आपने फलानी जगह भेजनी है, ये पिस्तौलें आपकी। और अब जितने गैंगस्टर्स हैं वो पिस्तौलें लेके घूम रहे हैं। सरकार को मालूम है, पर आप ड्रोन्स को रोक नहीं सकते। आपने वायर तो इलेक्ट्रिसिटी लगा दी, लेकिन ड्रोन्स को कैसे रोकोगे? सो प्रॉब्लम नेशनल प्रॉब्लम है। और फिर जब वो यहाँ आता था, फिर लोग उसमें से कंज्यूम करने शुरू कर दिए। मतलब पंजाब नशा मुक्त नहीं हो सकता है? पंजाब, अच्छा नशा मुक्त कहाँ होगा? पंजाबी तो बिना शराब रहता ही नहीं। तो जो सीएम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, फिर तो वो नहीं करनी चाहिए। क्योंकि शराब को वो नशा भी नहीं समझते। शराब को तो वो कोल्ड ड्रिंक समझते हैं। पंजाबी की आप बॉम्बे की कोई मूवी देख लो, मुंबई की, पंजाबी पार्टीज में स्वाय शराब में होता क्या है? और लेडीज भी पी रही हैं। अब तो बात ही खत्म हो चुकी है। अब तो आप पार्टीज में जाओ, लेडीज कहती है वी हैव इक्वल राइट्स एंड दे आर ड्रिंकिंग ओपनली, और हम कहते हैं भी ठीक है पियो। सो नशा मुक्त कैसे हो सकता है? जो शराबी है उसको आप नशा नहीं गिनते? तो फिर नशा ड्रग्स हुए? ये तो सीएम साहब को पूछो ना, वो सोचते भी नशा जो है शराब नहीं है। शराब के बिना तो आपकी कोई पार्टी नहीं होती। अब तो ये ट्रेंड ही बन गया, सिर्फ पंजाब की बात नहीं है। जो हमारा जेनजी है उसका यूथ क्या कर रहा है? जो रेप पार्टीज कर रहे हैं, और जिस तरीके से अच्छे भी लोग हैं, नशे करने वाले भी राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि भाई अगर नशा करते हैं तो राइट्स की बात नहीं करते। अच्छे लोग भी नशा करते हैं, लेकिन ये एक स्टेटस सिंबल बन गया ना। तो पंजाब की मेन प्रॉब्लम क्या है? लॉ मेन प्रॉब्लम है, ड्रग है, क्या क्राइसिस क्या है पंजाब? नहीं, एक तो देखो पंजाबी यूथ जो है काम करना नहीं चाहता। जब आपके बच्चे काम ही नहीं करना चाहते और उनका स्टैंडर्ड बन गया, अभी ये काम मैं कर सकता हूँ। अच्छा, ओके, स्टैंडर्ड वाइज काम करते है ना, पर अपने खेतों में काम करना उनको अपना ब्लो स्टैंडर्ड लगता है। अच्छा। तो पंजाबी जो है वो, पंजाबी बाय नेचर ये है, फ्लैम्बॉयंट है ना। अब
किसान गरीब भी होगा, उसके पास ट्रैक्टर बड़ा होगा, उसके ऊपर 2 स्पीकर लगे होंगे। ये पंजाब का कल्चर ही है। तो पंजाबी दिखावे में भी बिलीव करता है। पंजाबी जहां भी सेटल हुआ है पूरे इंडिया में, वो दिखावे में बिलीव करता है, पैसे खर्चता है, अच्छा रहता है, अच्छा खाता है, शादियां अच्छी करता है, चाहे कर्जा लेके करे। सो कई आपके जो गुण है वो अवगुण भी बन जाते हैं। तो आपके बच्चे काम करने को तैयार नहीं है ना। इकोनॉमिकल वाइज इकोनॉमिकली इसको पंजाब को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है पंजाब। मेन क्राइसिस है कि यूथ काम नहीं करना चाहता। एक तो ये है, हाँ। वो जो काम करना चाहता है वो अवेलेबल नहीं है। अब गवर्नमेंट जॉब तो हर एक को मिल नहीं सकती जी। प्राइवेट सेक्टर में भी आपको टेक्निकल एजुकेशन चाहिए, टेक्निकल एजुकेशन हम दे नहीं रहे। अब हमारे चंडीगढ़ में या पंजाब में जितने भी लोग काम करते हैं, चाहे वो प्लम्बर्स हो, इलेक्ट्रीशियन हो जी, हमने कोई ऐसे कोर्सेज ही यहाँ पे शुरू नहीं किए जो उनको कोर्सेज करा के अपना सेल्फ सफिशिएंट बना सके। तो जितने भी लोग हमारे घरों में काम करते हैं वो सारे यूपी बिहार के हैं। इसी वजह से यहाँ का जो एम्प्लॉयमेंट है वो महंगा है। हाँ, और सेकेंडली वो काम वो समझते हैं पंजाबी ऐसा काम थोड़ा करेगा, वो सेम काम कनाडा में कर लेगा, इंडिया में नहीं करेगा। सर, जैसे आज के जो पंजाबी को देखकर आपको सबसे ज्यादा उम्मीद किस चीज से मिलती है? नहीं, ऐसी कोई बात, मैं ना उम्मीद वाला आदमी नहीं हूँ। कुछ बाहर जाएंगे, कुछ यहाँ रहेंगे अपने। अब लोगों ने अपने काम करने शुरू कर दिए हैं, कुछ ने, क्योंकि इतना सोशल मीडिया ने उनको धिरकारा है कि लोग अपने खेतों के बाहर जो है वेजिटेबल्स अपनी बेच रहे हैं, है ना। कईयों ने जूस की रेडियां लगाई, अपना जूस ही वो बेच इनको रहे हैं। अवेयरनेस से भी तो बदला जा सकता है। बदला जा सकता है, पर ये गवर्नमेंट का काम है ना। तो जितना वो सोशल मीडिया पे लोग कर रहे हैं, सोशल रिफॉर्मर्स जो है उनके जरिए जो हो रहा है, गवर्नमेंट के तरफ से कोई ऐसा काम नहीं है। और गवर्नमेंट ध्यान कहाँ देती है सबसे ज्यादा? गवर्नमेंट तो लोन लेके फ्रीबीज बांटती है, किसी को आटा दाल दे दिया, किसी को इलेक्ट्रिसिटी दे दी, और लोन लेके लोगों को दे जा रहे हैं, और लोग डिपेंडेंट बनी जा रहे हैं, लोग भी मोहताज बन गए। सो आज के भारत में इंसाफ मिलना ज्यादा मुश्किल है या इंसाफ पर भरोसा बनाए रखना ज्यादा मुश्किल है? नहीं, इंसाफ मिलेगा तो भरोसा बनेगा। सबसे ज्यादा मुश्किल क्या है कि भरोसा नहीं बन रहा है? नहीं, एक तो ऐसे है कि इंसाफ मिलते मिलते आदमी बूढ़ा हो जाता है, तो जजेस ज्यादा चाहिए। अब क्योंकि मैक्सिमम केसेस में स्टेट जो रिस्पोंडेंट होती है, तो इसलिए ज्यादा जजेस नहीं लगाते जी। सो जजेस और पॉपुलेशन की रेशियो बहुत ज्यादा है। अगर अब हमारे जो हाई कोर्ट के जजेस हैं वो रोज के 200-250 केस रोज पढ़ते हैं जी। और डिसाइड करते हैं, तो जो डिसीजन का लेवल है वो भी डाउन हो रहा है, क्वालिटी। 200 केसेस पर डे, मे बी 250। अब इमेजिन करो, इज इट पॉसिबल टू रीड 200 केसेस? ह्यूमनली इट्स नॉट। इट इज नॉट एक्चुअली। अब रोज हमारा बैकलॉग इकट्ठा हो रहा है, बेल्स भी नहीं हो रही। जो नंबर ऑफ जजेस की सीट्स बढ़ानी है वो गवर्नमेंट का काम है, क्योंकि पैसे उन्होंने देने। सो द गवर्नमेंट्स आर नॉट wanting that we should have effective judiciary, और लोगों की कोई डिमांड नहीं है। कंडीशन आल्सो, है जी, they know about this condition, they know about it, but they don't want it to be effective, क्योंकि कल को जुडिशरी से ही चैलेंज हो सकता है पॉलिटिशियंस को, और तो किसी से चैलेंज है नहीं इस देश में। चैलेंज कैसा? चैलेंज का मतलब कि अगर कोई ऐसा विंग है जो पॉलिटिशियंस को कंट्रोल कर सकता है, तो वो जुडिशरी है, और तो सारे निकम्मे हो चुके हैं। ठीक है, सो दे डोंट वांट एन इफेक्टिव जुडिशरी, और वही देश को कमजोर कर रही है। वही देश को कमजोर कर रही है। फिर जुडिशरी के ऊपर कंट्रोल करके वो चाहते हैं भी डिसीजंस ऐसी हो जो हमें सूट करती हो। जो आप लोग की जो कम्युनिटी है, क्या वो काम नहीं करती है? मतलब वो बताती नहीं है सरकार को कि हमें ये सब चीज चाहिए? नहीं, सरकार को मालूम है। अब मैं आपके जरिए बता रहा हूँ, किसको नहीं मालूम, किसको नहीं मालूम, लेकिन लोगों का बस नहीं चलता। क्या कभी वोटर्स ने कभी डिमांड की है कि इफेक्टिव जुडिशरी हो? अब जो लोग कहते हैं हमें इंसाफ नहीं मिलता, क्या कभी उन्होंने कहा भी हम आपको वोट इसलिए डालेंगे कि जहां 100 जा जाए वहां से 200 करो? कभी किसी ने डिमांड की है? आप फ्री इलेक्ट्रिसिटी तो मांगते हो,
राशन फ्री मांगते हो और फिर कहते हैं आपको इंसाफ नहीं मिलता। आपने डिमांड कब की है इंसाफ के? भाई जुडिशरी सिस्टम जो है, जुडिशियल सिस्टम आपका ज़्यादा अच्छा हो, इससे इम्प्रूवमेंट हो, कभी आपने इस पे ध्यान दिया है? आपकी पुलिस अकाउंटेबल हो, उनको ट्रेन किया जाए भी कैसे क्राइम इन्वेस्टिगेट करना है साइंटिफिकली, और ह्यूमन राइट वायलेशन ना होनी, ये कभी किसी ने डिमांड किया? तो जैसा आप डिमांड करोगे, जैसे आपकी डिमांड होगी, वही आपको परोसा जाएगा। उनको मालूम है लोगों का ये एजेंडा ही नहीं है। और फिर कोई कहे जी कि मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। क्या आपने इंसाफ मांगा था? जिसको आपने वोट डाली, कभी आपने कहा अभी हमारे अच्छी जजेस चाहिए जी, ज्यादा जजेस चाहिए? कहाँ मांगते हो आप? उस हिसाब से किसी एडवोकेट को आई थिंक इलेक्शन में लड़ना चाहिए। नहीं, इलेक्शन में एडवोकेट बहुत लड़ते हैं, वो भी उसी ऐसे हो जाते हैं। जितने मेन लीडर्स आपने हैं, सोचा है कभी? कपिल सिब्बल एडवोकेट ही था टॉप लेवल जी, का। जी जो लोग सरकार में बैठे हैं, इवन किरण रिजिजू इज ए लॉयर। जी। बात है भी आपकी आत्मा जागी हुई है या नहीं है। और पॉलिटिक्स में जब आप चल जाते हो तब तो इट्स ऑल अ गेम ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस। जहां आपने अपना डिसेंटिंग नोट दिया, वो कहते हैं इसको बाहर निकालो। सच का तो काम ही नहीं है ना पॉलिटिक्स में। जितना आप झूठ बोल सकते हो, कितना कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, वो आप सक्सेसफुल पॉलिटिशियन। मैंने कहा इस वीडियो को हो सकता है पॉलिटिशियंस भी देखें। जरूर देखें, उनको क्या मालूम नहीं है। वो सच बोलने की हिम्मत ना रखते हो, लेकिन सच तो उनको भी मालूम है भी है क्या। हम देश बनाने की कोशिश नहीं कर रहे, हम सिर्फ पावर में रहने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हम देश के वासियों का कोई कैरेक्टर बना रहे हैं? एक भी स्टेप जो सरकार कोई बता सके कि हमने ये कैरेक्टर बनाया देश का। इतने हजारों साल की गुलामी के बाद भी हमने उनसे गुलाम निकाल के अपनी सरकारों पे उनको गुलाम बना दिया। जब वो बात करते हैं अपनी राइट्स के लिए, तो आप जो है उनके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा देते हो, कभी यूआपा लगा लेते हो। अब सच तो सुनना ही नहीं चाहते, तो डेमोक्रेसी कैसे सरवाइव करेगी? फिर भी इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। Yeah, it's so-called democratic country. But when you compare with the mature democracies, it's nothing. So we need to bring in change. Character बनाना पड़ेगा मुल्क का, लोगों का भी। लेकिन all said and done जो है, I don't see the nation moving towards a better nation quality wise. क्योंकि till you make a character of a person, every Indian should have a character, which we do not have. हिंदुस्तान में ऐसी कौन सी 5 चीजों पे इमीडिएट काम होना चाहिए सर? मैं तो करेक्टर बिल्डिंग पे कह रहा हूँ। आप करेक्टर बना नहीं रहे। करप्शन फ्री सोसाइटी कहाँ बना रहे हो? आपने कहाँ करप्शन फ्री सोसाइटी बनाई? करप्शन कोई कम हुई? कोई सरकार आ जाए, आप किसी रेवेन्यू पटवारी के पास चल जाओ, वहां से करप्शन शुरू हो जाती है। थाने में चल जाओ तो वो होती है। आप किसी अफसर को मिलने जाओ, पीएन पहले पैसे लेता है, तब आपको अंदर लेके जाता है। क्यों नहीं हम कर सकते? अडल्ट्रेशन में आप बताओ, दूध आपको साफ नहीं मिलता, मिल्क प्रोडक्ट सारे आपके फ्रॉड है। ठीक है ना? सो अगर आपकी हेल्थ ही कॉम्प्रोमाइज हो गई, बिल्डिंग्स आप बनाते हो जिसमें फायर प्रूफ नहीं होता, जो आप इंस्पेक्टर भेजते हो वो पास कर देते हैं और वहां फायर सिस्टम लगा नहीं होता, बच्चे आपके मर जाते हैं। वहां पे पढ़ने गए तो बिल्डिंग को आग लगी, उसके बाद आप कहते हो जी देखो जी ये बिल्डिंग कैसे होगी। क्या आपने उन लोगों को नौकरी से निकाला जिन्होंने बिल्डिंग पास की थी? तो आप कर क्या रहे हो? कम से कम इन चीजों पे तो ध्यान दो। अब फूड देखो, अगर हम हर एक चीज कंटेमिनेटेड खा रहे हैं जी, कितनी स्प्रेज हो रही है हमारे खाने पे, उसका कोई कंट्रोल है? अगर आप सीरियसली कभी देखना शुरू करेंगे तो आपको ये लगेगा भी हम हवा भी साफ नहीं ले रहे, तो आप कर के रहे हो। सो गवर्नर्स में ये बहुत चीजें जरूरी हैं, तो उस पे आई डोंट नो। सो आपको क्या लगता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह वाज अ गुड प्राइम मिनिस्टर? नहीं, देखो इकोनॉमिकली उसने मल्टीनेशनल्स को लेके आया तो उसने अच्छा काम किया। ठीक, गुड गवर्नेंस तो अब मोदी की भी है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन गवर्नेंस में मैं जो आपको कह रहा हूँ, मैं जो कैरेक्टर बिल्डिंग, क्योंकि मैं इम्पोर्टेंट फॉर हाँ है ना, देखो अब मैं समझता हूँ कि आप ये कहो जी कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, मैं ये समझता हूँ कि राम राज्य होना चाहिए। जब लोगों को आप एक अच्छा जीवन नहीं दे रहे, उनका कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं कर रहे, नेशन कहाँ जाएगा?
क्या पैसों से नेशन बनता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों से नेशन बनता है? करेक्टर से बनता है। करेक्टर तो आपके पास है नहीं, वो किसने बनाना है? कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी, कभी तो शुरुआत करनी पड़ेगी। इंसाफ आप लोगों को देते नहीं, साफ खाना आप किसी को दे नहीं सकते। तो ये जो चीजें हैं, हॉस्पिटल्स में काफी फ्रॉड होता है। हॉस्पिटल्स देखो ना, हॉस्पिटल में कितनी प्रॉब्लम है। अगर आप अमीर हो तो ठीक है, अगर आपके पास अगर इंश्योरेंस है तो आपका इलाज कोई और है, अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है आपका इलाज और है, अगर आप पीजीआई चले जाओ आपका इलाज और है, फोर्टिज में चल जाओ इलाज और है। डॉक्टरों को जो किकबैक्स मिल रहे हैं हर एक बिल में से, भी आप इतने टेस्ट लिखो तो आपको हम इसमें से पैसे देंगे, क्या सरकार को नहीं मालूम? सरकार उन्हीं से तो पैसे लेती है। माफ करना, जब आप कॉर्पोरेट सेक्टर से पैसे लेके इलेक्शन लड़ते हो तो करप्शन तो आप ब्रीड कर रहे हो, आप करप्ट नहीं हो। जो लोग कहते हैं कि हम करप्शन नहीं करते, तो ये कॉर्पोरेट से पैसे लेके हजारों करोड़ का फंड इकट्ठा करना ये करप्शन नहीं है? उनको आपने लाइसेंस दे दिया लोगों को लूटने का। क्या आपने अगर मुझे चंदा दिया हो 10 लाख रुपए का, तो मैं आपके खिलाफ कोई एक्शन लूंगा? कभी नहीं लूंगा मैं, क्योंकि मैंने तो आपसे चंदा लिया हुआ है। तो नेशन बिल्डिंग जो है ना, उसकी डेफिनेशन ही और है। ये तो ये है कि जो हमारे पॉलिटिशियन है, हाउ टू रिमेन इन पावर, दैट इज देयर मोटिव। आई एम टॉकिंग अबाउट अ नेशन बिल्डिंग। सो नेशन बिल्डिंग मुझे नजर नहीं आ रहा। जब किसी पॉलिटिकली सेंसिटिव या ह्यूमन राइट्स मैटर में अपीयर होते हैं, तो आप कैसे इंश्योर करते हो कि एडवोकेसी फैक्ट्स लॉ पर बेस्ड रहे, ना कि पॉलिटिक्स पर? नहीं, पॉलिटिक्स का इसका कोई तलक नहीं होता। केस फैक्ट्स पे ही होता है केस। तो पॉलिटिक्स का इसका कोई तलक नहीं है, क्योंकि अगर उस केस की रंगत पॉलिटिकल है तो डिफरेंट बात है, लेकिन सदाम रहीम के केस पर क्या कहेंगे आप? वो तो देखो ऐसे है कि अब पॉलिटिशियंस उसका साथ दे रहे हैं, ठीक है ना। उसके लिए उन्होंने न्यू लॉ बना दिया जिसमें उसको पैरोल मिल रही है बार बार, जी, है ना। तो लोगों में जो जा रहा है वो यही जा रहा है ना कि ये सरकारी काम करो और बाहर आ जाओ। हाँ, और वो जब इलेक्शन कोई होती है तब उसको पैरोल दिला देते हैं और लोगों को आके वो कहता है कि मुझे वोट डालो। अब जैसे वो पॉलिटिशियंस हैं उनके जैसे वोटर है, वोटर देखें ऐसे पॉलिटिशियंस को आपने वोट डालनी कि नहीं डालनी, मैं क्या कर सकता हूँ? एग्जैक्टली। मैं तो अब उस सिस्टम को नंगा ही कर सकता हूँ ना, माफ करना। लेकिन अगर लोगों ने उस सिस्टम को बढ़ावा देना तो दे ही जाए। मेरा काम तो है कि मैं अपने अच्छे असूलों पे जीऊं और कोशिश करूं समाज में सुधार हो, बीइंग अ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट एंड ह्यूमन राइट्स लॉयर। लेकिन अगर लोगों ने अपने डेस्टिनी ऐसे लोगों के साथ जोड़ी है तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो फ्री लीगल एड दे सकता हूँ ना। मेरे पास कोई गरीब आदमी आएगा, अब मेरे पास एक आदमी आया, उसका डेफ एंड डम्ब बच्चा था, डेफ एंड म्यूट कहते हैं आजकल, है ना। तो एक आदमी ने रिपोर्ट लिखा दी जी कि इसने मेरे घर चोरी की है। अब डेफ एंड म्यूट को 2 दिन वो थाने में मारते रहे। अब ना तो वो बोल सकता है ना सुन सकता है। तो वो मेरे पास आया तो मैं उसको मैंने फ्री लीगल एड दी, उसकी इंक्वायरी भी मार्क करवाई ह्यूमन राइट कमीशन से। अगर मैं हाई कोर्ट जाता, किसी ने इंक्वायरी मार्क नहीं करनी थी, तो मेरा तो जो फर्ज है, तो उसका अब केस कल लगा हुआ है मंडे को, अब इंक्वायरी रिपोर्ट आनी है। सो मेरा तो यही काम है। तो मैं तो ऐसे लोगों की सेवा करके मुझे रात को नींद अच्छी आ जाती है। मैंने क्या करना? अब मैं सारे समाज को तो बदल नहीं सकता। कोई मैसेज देना चाहते हो ऑडियंस को या हमारे हिंदुस्तानियों को फॉर बेटर इंडिया? बेटर इंडिया यही है जी, लोगों से डिमांड करो, अपने सिर्फ रिलीजियस बेसिस पे वोट मत डालो। रिलीजन एक चीज है, ठीक है। अगर गुड गवर्नेंस नहीं है, गुड गवर्नेंस में जो मैंने बातें की है, अगर आपको अनएडल्टरेटेड चीजें भी नहीं मिल रही, आपको जुडिशरी भी नहीं अच्छी मिल रही, आपको पुलिस वाले भी ठीक इंसाफ नहीं देते, आपको वहां पे इल ट्रीट किया जाता है, तो क्या हम समाज क्या बना रहे हैं? और अपनी भी ड्यूटी है कि टैक्सेस टाइम पे करो, ठीक है जी। करप्शन हम भी ब्रीड ना करें,
कि भाई हम ही कहते हैं यार भी 2 चक्कर लगाने पड़ेंगे, पैसे दे दो। हमारी भी ड्यूटी है हम पैसे ना दें और लड़ें। लड़ने की शक्ति होनी चाहिए। अगर आप अड़ोगे तो बात बनेगी ना। अगर आप कहीं भी जाओगे दफ्तर में, तो अगर आप कहोगे यार मुझे दूसरी बारी ना आना पड़े, लेकिन अगर आप उस आदमी ने काम नहीं किया उसकी शिकायत करो, लड़ो, आपको तंग तो थोड़ा होना पड़ेगा, पर सिस्टम तो तभी ठीक करेगा। बट मोस्ट ऑफ द पीपल सबमिट बिफोर द सिस्टम। हार जल्दी मान जाते हैं। हाँ, अभी क्या लोगों के पास टाइम नहीं है। सो देश को बनाने की बहुत जरूरी है और देश का करैक्टर बनाने की बहुत जरूरी है। एक तरफ जसवंत सिंह कालरा जी जैसे इंसान जो इंसान के लिए लड़ते लड़ते अपनी जान गंवा देते हैं, दूसरी तरफ राम रहीम जैसे कन्विक्टेड रिलीजियस लीडर हैं जिनके सपोर्टर्स आज भी उनके साथ खड़े हैं। आपके हिसाब से हमारा जस्टिस सिस्टम जो है वो फेल कहाँ हुआ? सिस्टम फेल हो रहा है या हमारी सोसाइटी फेल हो रही है? नहीं, देखिए ऐसे है कि जो लोग हैं ना, पहले तो लोगों को एजुकेशन देनी पड़ेगी। एजुकेशन के साथ अवेयरनेस आती है। सो हमने जो है लोगों को एजुकेट नहीं किया। हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने ये कोशिश की भी लोग जो है पढ़े लिखे हो ही ना। ये तो सरकारी स्कूल फेल हो गए हर जगह, तो प्राइवेट स्कूल्स आए तो लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ाया, ठीक है जी। और उससे फिर वो, क्योंकि एक जनरेशन में जब एजुकेशन आती है तो वो किताबें पढ़ने शुरू करता है, दुनिया देखता है, कंपैरिजन करना शुरू करता है। वो तभी उसको आती है जब वो एजुकेशन उसके पास होती है। तो अवेयरनेस के बाद अब का जो आज का यूथ हम देखते हैं वो अवेयर है, एजुकेशन भी है, अवेयर भी है। तो वो अगर थोड़ा एनालिटिकल होके अगर देखे भी मैं क्या आदमी को ठीक वोट डाल रहा हूँ या नहीं डाल रहा हूँ और किस मकसद के लिए डाल रहा हूँ, ये कहाँ देश लेके जा रहा है, ना कि ये कि ये मेरे मजहब का है, ये मेरी जात का है। अगर हम इन चीज़ों से ऊपर उठ जाएंगे तो हम अच्छा देश बना सकेंगे, अच्छे लोगों को इलेक्ट कर सकेंगे और वो डिसीजन ठीक करेंगे। और बाकी ये है कि जो पॉलिटिशियन इलेक्शन लड़ते हैं उनकी एजुकेशन नहीं है। उसमें भी क्या एक रूल बना देना चाहिए। रूल होना चाहिए। अब पार्लियामेंटेरियंस है अगर वो अनपढ़ है, अनपढ़ का मतलब अगर 10वीं पास है या कहीं पिछड़े हुए इलाके से वो बीए भी कर ली गलती से, उसको क्या पता है लॉ का क्या है। अब लॉ फ्रेम कर रहे हो आप और ना आप लॉ को पढ़ते हो, ना इंट्रिकेसी समझते हो। तो हमारे पार्लियामेंटेरियंस जो हैं, और फिर कितने क्रिमिनल्स हैं हमारे पार्लियामेंट में। कभी हम लॉ बना रहे हैं भी क्रिमिनल्स को इलेक्शन लड़ने से डीबार किया जाए। क्रिमिनल्स होते हैं, पावरफुल आदमी होते हैं, उनको ही लोग वोट डालते हैं क्योंकि लोग ये समझते हैं ये पावरफुल आदमी ये मुझे मदद करेगा। सो हमारी जो साइकी है ना वो ऐसी है, हम शरीफ आदमी के साथ जुड़ते ही नहीं, ये तो हमारे किसी काम नहीं आएगा। तभी पॉलिटिशियन जो है वो जितने भी ज्यादा झूठ बोलता है, कॉम्प्रोमाइज करता है पोजीशन को, वही कामयाब होता है। जो सच्चा सुच्चा इंसान है वो उसने झूठ बोलना ही नहीं, उसने कॉम्प्रोमाइज ही नहीं करना, तो वो पॉलिटिक्स में कैसे सरवाइव करेगा। सो आपने सबसे पहला सवाल किया था भैया अगर आप वकील ना होते तो क्या होते। मैं वकील हूं और इसलिए ही मैं खुश हूं क्योंकि मैं सेल्फ सफिशिएंट हूं एंड पावरफुल इनफ हूं कि मैं आज आपके सामने मैं सच्ची बात रख सका, क्योंकि मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूं। तो एक वकील होना बहुत जरूरी है। अगर आप वकील हो तो आपको एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिलेगा कि आप सच बोल सकते हो और अपने किसी के ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं हो। वरना आप झूठ ही बोलते रहोगे सबके, मैं किसी को ना खुश ना कर दूंगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मेरे तो क्लाइंट्स ही खुश होने चाहिए ना, उन्होंने मुझे रोटी देनी है। जी जी। तो वकील तो बड़े पावरफुल है अगर वो ठीक रास्ते पे चले। सो मैं बहुत खुश हूँ। एक लीगल रिफॉर्म जो आप कल से इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे? नहीं, मैं तो यही चाहूंगा कि जो नंबर ऑफ जजेस ज्यादा हो, नंबर ऑफ जजेस ज्यादा होंगे तो ज्यादा केस सुन सकते हैं और लोगों को इंसाफ मिल सकता है। क्योंकि ज्यादा प्रॉब्लम यही है कि हमारे पास जजेस कम है और इसीलिए इंसाफ में देरी हो रही है। एनी मैसेज यू वांट टू से अबाउट टू आवर सोसाइटी और टू द यूथ, कुछ भी अगर आप यूथ को कहना चाहते हो? नहीं, डेफिनेटली यू सी दे शुड बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एंड
लॉ अबाइडिंग सिटीजन, और उसमें जो आपको राइट टू वोट दिया गया है उसको देखा करें भी, आप जो जिसको वोट डाल रहे हो वो क्या केपेबल है, क्या वो ये तो नहीं भी वो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे आपसे वोट ले रहा है। कैपेबिलिटी होनी चाहिए, और उसका कंडक्ट क्या है, उसने देश को अच्छा देश बनाया है कि नहीं बनाया है, ना कोई कैरेक्टर बिल्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही। तो वो सारा आपको एनालिसिस सरकारों का इस तरीके से करना चाहिए। कोई मैसेज टू दी लॉयर्स, एडवोकेट्स? They are most empowered people and they should not be commercial and they should try to serve the society. पैसे तो हर एक वकील के पास आ जाते हैं, भूखा तो कोई वकील मरता नहीं, लेकिन अगर आप किसी से सेवा किसी की कर जाओगे तो बहुत अच्छा है। बट हमारे प्रोफेशन में ज़्यादा लोग कमर्शियल लॉयर्स हैं और ह्यूमन वैल्यूज़ की उतनी कदर नहीं है। तो और वकील चाहिए जो ह्यूमन राइट्स को भी डेडिकेट करें अपने आप को और कमर्शियलिज्म में ना जाएं। स्पेशली जो यंग लॉयर्स आ रहे हैं, हर एक लॉयर ये सोचता है जी मैं कॉर्पोरेट लॉयर बनूं, वो मूवीज़ में देख के जी भी इतने पैसे कमाएंगे, इतनी बड़ी गाड़ियों में घूमेंगे। ये आइडियल नहीं होना चाहिए, लोगों की सेवा का आइडियल होना चाहिए। ऐसे बच्चे कम आ रहे हैं और हम चाहेंगे कि ऐसे बच्चे ज़्यादा आएँ, ह्यूमन राइट्स में आए, सेवा करें। रोटी भी सबको मिल जाती है। थैंक यू सो मच सर।